हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग यहाँ पे फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं अपना बी फार्मा 5th सेमेस्टर, जिसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड के बारे में, जिसमें आज हम लोग यूनिट 1 का पार्ट 1 देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट 1 को हम लोग यहाँ पे 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसकी जो यहाँ पे 5th सेम की इंट्रोडक्शन वीडियो है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, ताकि आप लोग को 5th सेम के बारे में अच्छे से एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाए। और यहाँ पे देखिए, इंट्रोडक्शन वीडियो में ही मैंने आप लोगों से पूछा था कि कौन सा सब्जेक्ट हमें पहले स्टार्ट करना चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों की जो डिमांड है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री की थी, तो हम लोग यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री का लेक्चर लेकर आ गए हैं। और बाकी देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेडिसिनल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी है। तो आगे से जितने भी लेक्चर्स होंगे और ये सारी वीडियोस आप लोग को यहाँ पे हमारे प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो बी फार्मा 5th सेमेस्टर के जो भी लेक्चर्स होंगे वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। और जो नोट्स हैं वो एज यूजुअल जैसे जैसे हमारे वीडियोस कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर अवेलेबल हो जाएगी। अब इसकी जो नोट्स है, ठीक है, वो आप लोग को 1-2 दिन में हमारी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी, जैसे ही यहाँ पर यूनिट 1 कंप्लीट होगी। बाकी देखिए, यूनिट 1 को 2 पार्ट में इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि देखिए, जो यूनिट 1 है ये हमारी काफ़ी लेंदी यूनिट होने वाली है, जिसके अंदर 2 मेजर टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स, और जो हमारा सेकंड टॉपिक है ये है हमारा यहाँ पे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स, ठीक है। तो ये दोनों हमारे टॉपिक होने वाले हैं। बाकी देखिए, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स को हम लोग एंटी कैंसर एजेंट्स के नाम से भी जानते हैं, यानी इसमें हम लोग उन दवाओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि कैंसर को ट्रीट करने में यूज करी जाती हैं। और एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स में बेसिकली हम लोग यहाँ पे उन दवाओं के बारे में बात करेंगे जो कि एलर्जी वगैरह या फिर जब भी हमारे स्टमक में एसिड का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है उनको ट्रीट करने के लिए जो दवाएं यूज करी जाती हैं उनको हम लोग यहाँ पे एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में। इसका हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अपने हिस्टामिन को सबसे पहले समझेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर टॉपिक का नाम क्या है, एंटी हिस्टामिनिक, यानी कि हिस्टामिन को अपोज करने वाली जो दवाएं होंगी। तो सबसे पहले हम लोग हिस्टामिन को समझते हैं कि आखिर हिस्टामिन का हमारी बॉडी में क्या काम होता है और ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि हमें यहाँ पे हिस्टामिन को रोकने वाली दवाएं यूज करनी पड़ रही हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे काफी डिटेल में देखेंगे। लेक्चर थोड़ा सा लेंदी जरूर हो सकता है, लेकिन इस लेक्चर के बाद आप लोग को यहाँ पे एंटी हिस्टामिनिक एजेंट टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में, तो देखिए इसका नाम क्या है, एंटी हिस्टामिनिक, यानी कि हिस्टामिन को अपोज करने वाला, है ना, एंटी हिस्टामिनिक। तो आखिर ये हिस्टामिन क्या होता है, मतलब अगर हमें अपने एंटी हिस्टामिनिक को समझना है तो हमें समझना होगा कि ये हिस्टामिन क्या होते हैं और आखिर ये ऐसा क्या काम करते हैं कि हमें यहाँ पे अपने एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स को लेने की जरूरत पड़ती है। देखो सिंपल सी बात है, ये हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हिस्टामिन के एक्शन को अपोज करती हैं या फिर उसको रोकने का काम करती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स मोर कॉमनली नोन एज एंटी हिस्टामिन्स, इनको हम लोग एंटी हिस्टामिन्स के नाम से भी जानते हैं, सिंपल है, आर क्लास ऑफ ड्रग्स यूज्ड प्राइमरीली टू ट्रीट एलर्जिक रिएक्शंस। तो यहाँ पे देखो, जो ये हमारी एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स होते हैं इनको हम लोग क्यों यूज करते हैं, इनको हम लोग यहाँ पे अपनी एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। तो हम लोगों ने तो देखा इसका नाम एंटी हिस्टामिनिक है, तो यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शंस को क्यों ट्रीट कर रहा है, तो ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो हमारा हिस्टामिन है ना, ये मेनली हमारा एलर्जिक रिएक्शन ही कॉज करता है। मतलब हिस्टामिन जब हमारी बॉडी में रिलीज होता है तो उससे क्या होता है, हमें जितनी भी टाइप की एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे बात करें तो इचिंग हो गया, स्वेलिंग हो गया और बहुत सारी जितनी भी एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, ज़्यादातर उसमें हमारा हिस्टामिन इन्वॉल्व होता है। तो अगर हमारी बॉडी में जो है किसी भी तरह की एलर्जिक रिएक्शंस हमें देखने को मिलती है अननेसेसरीली, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अपने एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स का यूज करते हैं। बाकी देखिए, अभी हम लोग इसको बहुत डिटेल में बात करेंगे। बाकी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि दे वर्क by blocking the action of histamine, a chemical in the body that is involved in allergic reactions। मतलब वही चीज़ है कि यहाँ पे ये हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करती हैं, क्योंकि यही हमारा वो केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हिस्टामिन आखिर क्या है, हिस्टामिन इज रिलीज। अभी देखिए थोड़ा सा इसको यहाँ पे देखेंगे, बाकी इसको फिर बहुत डिटेल में, इतना डिटेल में आज देखेंगे कि उसके बाद आप लोग को हिस्टामिन से रिलेटेड कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा, ठीक। तो हिस्टामिन इज रिलीज्ड बाय इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्सेज टू एलर्जेंस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी ऑफ द symptoms associated with allergies such as
इचिंग, स्वेलिंग एंड म्यूकस प्रोडक्शन। तो देखिए सबसे पहली बात कि जो हमारा हिस्टाम्यून है, ठीक है, ये हमारा जो है इम्यून सिस्टम से रिलीज होता है। और ये क्यों रिलीज होता है? जब भी हमारी बॉडी में कोई एलर्जन यानी कि बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फिर कुछ भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर होता है जो हमारी बॉडी में कह सकते हो किसी भी तरह का नुकसान कर सकता है, तो होता क्या है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। देखिए आई होप कि आप लोगों को थोड़े बहुत बेसिक्स पता होंगे कि हमारी बॉडी में जब कोई भी एलर्जन एंटर करता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है भाई, हमारी बॉडी में उसको रोकने के लिए हमारा क्या होता है, इम्यून सिस्टम ही तो एक्टिवेट होता है ना। तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उसके अंदर, इम्यून सिस्टम के अंदर भाई क्या होती है, इम्यून सिस्टम के अंदर हमारी WBCs होती हैं, है ना। और इन्हीं WBCs में हमारी दो टाइप की WBCs होती हैं। एक होता है हमारे यहाँ पे मास्ट सेल, ठीक है, एक होता है मास्ट सेल और एक होती है हमारे यहाँ पे बेसोफिल्स। तो देखो यही दोनों क्या होती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि यही दोनों एक्टिवेट होती हैं, मतलब लेकिन ये दोनों भी हमारी एक टाइप की WBC, हम लोग हिस्टामीन देख रहे हैं ना। तो हिस्टामीन में क्या होता है कि ये दोनों जो WBC होती हैं यही बेसिकली हमारा स्टार्ट कर देती हैं रिलीज करना हिस्टामीन, ठीक है। और यही हिस्टामीन क्या करता है कि इस एलर्जन के रिस्पॉन्स में हमारा यहाँ पे जो है बहुत सारी एलर्जिक रिएक्शन हमारी बॉडी में शो करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एलर्जेंस को तो किल करता है, लेकिन यहाँ पे उसके बदले हमारी बॉडी में बहुत सारी एलर्जिक रिएक्शन शो होने लगती हैं। अब देखो होता क्या है कि जनरली अगर यहाँ पे ये लिमिटेड अमाउंट में रिलीज होता है तो हमारी बॉडी के लिए ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हिस्टामिन बॉडी में अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा रिलीज होने लग जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे भाई अब एलर्जिक रिएक्शंस कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, हमें यहाँ पे इचिंग होगी, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, ठीक है, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, वो जो अननेसेसरी हिस्टामिनिक एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर कभी कभी नॉर्मली भी जो है हम लोग अपनी मतलब ऐसे जो भी एलर्जी वगैरह रिएक्शंस होती हैं उनको रोकने के लिए जो भी दवाएं लेते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स। तो आप लोग सिंपली समझ गए कि ये क्या करता है, हमारे हिस्टामिन के एक्शन को रोकने का काम करता है। अब हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में सबसे डिटेल में बात करेंगे अपने हिस्टामिन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें अपने हिस्टामिन के बारे में तो सबसे पहली बात कि हिस्टामिन हमारा होता है एक टाइप का अमीन ऑटोकॉइड। अब ये ऑटोकॉइड क्या है, अमीन क्या है, ध्यान से सुनिए आप लोग। देखिए सबसे पहले अगर ऑटोकॉइड की बात करें तो ऑटोकॉइड हमारे वो डाइवर्स ग्रुप ऑफ केमिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है और ये लोकली एक्ट करते हैं। देखिए इसको आप ध्यान से समझिए, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। हमारी बॉडी जो है कह सकते हैं खुद ही कुछ जो है हमारे केमिकल्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इनको देखिए वैसे हार्मोन्स भी आप बोल सकते हैं, लेकिन इनको हम लोग बोलते हैं लोकल हार्मोन्स, ठीक है। लोकल क्यों बोलते हैं? लोकल हार्मोन्स का मतलब होता है कि देखिए लोकल मतलब आप समझ रहे हैं कि लोकली है ना, क्या जहाँ रहो वहीं पे। तो यहाँ पे इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जहाँ रिलीज होते हैं, मतलब मान लीजिए बॉडी के जिस पार्ट में रिलीज होंगे उसी पार्ट में अपना जो है ये एक्शन शो करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग यहाँ पे लोकल हार्मोन्स या फिर ऑटोकॉइड बोलते हैं। और अमीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा हिस्टामिन है ये हमारा एक अमीन नेचर का होता है। मतलब ऑटोकॉइड के भी डिफरेंट क्लासेज होती हैं, ठीक है, तो उन्हीं में एक हमारा होता है अमीन ऑटोकॉइड। तो उसी का एक एग्जाम्पल होता है हमारा हिस्टामिन, और इसी के साथ साथ हमारा सेरोटोनिन भी एक टाइप का अमीन ऑटोकॉइड होता है। लेकिन हमें बात करनी है हिस्टामिन के बारे में, तो ये एक टाइप का हमारा अमीन ऑटोकॉइड होता है जो कि हमारा प्लेस सेवरल क्रूशियल रोल्स इन आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी में बहुत सारे मेजर रोल प्ले करता है। देखिए वैसे तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ये मेनली एलर्जिक रिएक्शन शो करता है, इम्यून रिस्पॉन्स, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे रोल होते हैं, वो हम अभी बहुत डिटेल में देखेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो इट एक्ट्स एज अ लोकल हार्मोन एट नियर द साइट ऑफ सिंथेसिस, मतलब जहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, वहीं पे अपना एक्शन भी शो करते हैं, तो ये एक लोकल हार्मोन होता है। इट इज स्टोर्ड इन इनएक्टिव फॉर्म इन ग्रेन्यूल्स ऑफ मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स एंड रिलीज्ड अपॉन एक्टिवेशन। तो देखिए वही जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे देखो होता क्या है कि मास्ट सेल, जैसे मान लो ये हमारी मास्ट सेल है, ठीक है, अब इसके अंदर हमारे जैसे मान लो कुछ ग्रेन्यूल्स हैं, तो इन्हीं ग्रेन्यूल्स के अंदर हमारा क्या होता है, हमारा हिस्टामिन यहाँ पे कह सकते हो इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है, स्टोर्ड रहता है, ठीक है, ऐसे हमारा जो है इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। लेकिन जब भी क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में कोई एलर्जन एंटर होता है तो यहाँ पे ये मास्ट सेल क्या होते हैं, ये मास्ट सेल हमारी फट जाती हैं और ये ग्रेन्यूल्स हमारे रिलीज हो जाते हैं, और इनके अंदर से जो भी हमारा हिस्टामिन है वो यहाँ पे हमारा रिलीज होकर अपना एक्शन शो करना स्टार्ट कर देता है। तो नॉर्मली ये हमारी ग्रेन्यूल्स के अंदर रहता है और इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। एक्टिव कब होता है? जब हमारा एलर्जन एंटर करता है। सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल हिस्टामिन। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे इसके केमिकल नेचर को देखें, ठीक है, कि केमिकली क्या स्ट्रक्चर वगैरह होता है इसका, तो देखिए हिस्टामिन इज एन ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड विद फॉर्मूला C5H7N3। देखिए इसका फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो हमारा ये होता है। बाकी सिंपल सी बात अगर हम लोग करें तो ये होता है हमारा हिस्टामिन का स्ट्रक्चर। अब अगर आप लोग इसको ध्यान से देखिए तो इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है हमारी इमिडाजोल रिंग। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जानते होंगे कि इस रिंग को हम लोग बोलते हैं इमिडाजोल रिंग। नहीं जानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं
इमिडाजोल रिंग, ठीक है। और साइड में हमें क्या देखने को मिलती है, साइड में हमें देखने को होती है इथाइल अमीन साइड चेन। इथाइल अमीन का मतलब, इथाइल मतलब 2 कार्बन की चेन और अमीन मतलब NH2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या देखने को मिलता है, इमिडाजोल रिंग और इथाइल अमीन साइड चेन, किसमें, हमारे हिस्टामीन के स्ट्रक्चर में। देखिए हिस्टामीन अगर हम लोग नाम से ही देखें ना तो इसका देखिए हिस्ट का मतलब हो जाता है टिश्यू और अमीन मतलब कि अमीन ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए अमीन, क्योंकि यहाँ पे अमीन ग्रुप देखने को मिलता है, और हिस्ट टिश्यू क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे रिलीज तो ये हमारा जो है मास्ट सेल और बेसोफिल से ही होता है, लेकिन ये दोनों हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में होती है ना, जैसे हमारा स्किन हो गया, जैसे हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोसा हो गया, मतलब और भी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे ये हमारे स्टोर रहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ये हमारी बॉडी के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तो आई होप कि थोड़ा बहुत आप लोग को एक बेसिक इंट्रोडक्शन पता चल चुका होगा। बाकी अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके सिंथेसिस की, ठीक है, कि हमारी बॉडी में इसकी सिंथेसिस किस तरीके से होती है, किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मेशन हमारा होता है एक टाइप के अमीनो एसिड से, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टिडीन, ठीक है। तो हिस्टिडीन हमारा देखिए ये होता है हमारा हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर। अगर आप लोग देखें तो काफ़ी सिमिलर होता है हमारा हिस्टामिन से, बस इसमें क्या होता है, हिस्टिडीन में हमें यहाँ पे एक जो है COOH ग्रुप देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा इस हिस्टिडीन अमीनो एसिड से सिंथेसिस होता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा जो एंजाइम यूज होता है इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज, और ये जो सिंथेसिस की प्रोसेस होती है इसको हम लोग बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। देखिए डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है हमारा COO ग्रुप का रिमूव हो जाना। तो देखिए अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर से, ठीक है, मतलब इस वाली चेन से अगर हम लोग जो है अपने COO ग्रुप को हटा दें तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये जो H है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आ गया, और ये जो हमारा NH2 है, ठीक है, ये हमारा सिंपली जो है इससे आके अटैच हो गया। सिंपल है, मतलब यहाँ पे सॉरी ये जो है CH2 होगा ना, ठीक है। अब इसको हम लोग सही कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए CH2 और NH2, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे हिस्टामीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हिस्टिडीन में से हम लोग जो है COO ग्रुप रिमूव कर देते हैं और हमें यहाँ पे अपना हिस्टामीन देखने को मिल जाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, और एंजाइम यूज होता है हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें टफ है ही नहीं, ठीक है। स्टोरेज की अगर हम लोग बात करें कि आखिर हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ स्टोर होता है, तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना। हिस्टामिन इज स्टोर्ड इन द बॉडी प्राइमरली विद इन मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स। देखिए मोस्ट प्राइमरी मतलब हमारी बॉडी में ज़्यादातर जो पार्ट होता है हिस्टामिन का वो स्टोर होता है हमारी इस मास्ट सेल और बेसोफिल्स में। और इसमें भी कहाँ, इसमें भी हमारा यहाँ पे इट इज स्टोर्ड इन द ग्रेन्यूल्स ऑफ मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स, यानी कि इनके अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके अंदर हमें ये देखने को मिलता है। नाउ दीज ग्रेन्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स दैट आल्सो कंटेन्स अदर केमिकल मेडिएटर्स इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज। देखिए ऐसा नहीं है कि जो हमारा मास्ट सेल और बेसोफिल्स है इसके अंदर हमें सिर्फ हिस्टामिन देखने को मिलता है, इसके अंदर और भी हमारे केमिकल मेडिएटर्स, जैसे अगर हम लोग बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ठीक है, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत नाम सुना हो, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, हमारा सेरोटोनिन हो गया, ये सारी चीज़ें भी हमें इनके अंदर जो है इसी हिस्टामिन के साथ देखने को मिलती हैं। लेकिन हिस्टामिन भी यहाँ पे मतलब इन्हीं ग्रेन्यूल्स के अंदर होता है, ठीक है, सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी अगर हम लोग देखें तो इट इज स्टोर्ड इन मास्ट सेल इन कॉम्प्लेक्स विथ हेपेरिन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारी मास्ट सेल है, ठीक है, मास्ट सेल, देखिए होता क्या है कि मास्ट सेल और बेसोफिल्स दोनों ही बिल्कुल सेम नेचर की WBC होती हैं। बस होता क्या है कि ये जो बेसोफिल्स होता है ना, ये हमारा ब्लड स्ट्रीम में देखने को मिलता है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में, जबकि मास्ट सेल हमारी जो है टिश्यू में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी टिश्यूज में होती हैं और ये हमारा ब्लड स्ट्रीम में होता है, दोनों ही बिल्कुल सेम टाइप की WBC होती है, दोनों का एक्शन बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो जो मास्ट सेल होता है, मान लीजिए अगर मास्ट सेल में हमारा हिस्टामिन है तो वो हमारा जो है हेपेरिन के साथ कॉम्प्लेक्स में होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे हेपेरिन और हिस्टामिन का एक कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और जब ये रिलीज होता है तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हिस्टामिन हमारा रिलीज हो जाता है एक्टिव फॉर्म में। और वहीं अगर हम लोग यहाँ पे अपने इस बेसोफिल्स की बात करें, ठीक है, तो बेसोफिल्स में ये हमारा कॉन्ड्रोटिन के साथ कॉम्प्लेक्स में होता है, मतलब वहाँ पे हमारा हेपेरिन की जगह कॉन्ड्रोटिन आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है। बाकी अगर हम लोग देखें tissues that are rich in histamine are skin, gastric and intestinal mucosa, lungs, liver, placenta and neurons of CNS। तो देखिए हमें यहाँ पे देखिए वैसे अगर हम लोग बात करें ना तो हिस्टामिन हमें हमारी बॉडी के लगभग सभी पार्ट में देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम लोग उसमें भी बात करें कि कौन कौन से ऐसे पार्ट है जहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो हमारा स्किन हो गया, ठीक है, और हमारा गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक है, तो हमारी म्यूकोसल जो सेल्स होती हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा जो लंग्स होता है, लिवर होता है, प्लेसेंटा जो मदर का प्लेसेंटा बैरियर होता है, ठीक है, और न्यूरॉन्स होते हैं, इन सभी जगह हमें जो है मतलब CNS के न्यूरॉन्स, ठीक है, वहाँ हमें बहुत ज़्यादा हिस्टामिन देखने को मिलता है ना। अगर हम लोग थोड़ा सा देखें और तो इन स्टमक, ठीक है, देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि जनरली हमारा ये बेसोफिल्स और मास्ट सेल से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग उसमें भी बात करें तो स्टमक में ना, स्टमक में इनका प्रोडक्शन हमारा जो है कुछ स्पेशल टाइप की सेल करती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स, ठीक है, ECL सेल्स दैट आर फाउंड इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा। देखिए इसको भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जब अपने एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारा एक होता है H2
H2 एंटागोनिस्ट, ठीक है, तो वो हमारा मेनली इसी में काम करता है। तो अभी आप लोग नहीं समझ रहोगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। इन CNS इट इज सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज्ड बाय स्पेसिफिक न्यूरॉन्स इन ब्रेन्स एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। देखिए वैसे तो जनरली ये हमारा जो है एक टाइप का हार्मोन की तरह काम करता है, ठीक है, लोकल हार्मोन की तरह, ऑटोकॉइड की तरह, लेकिन जब CNS में प्रोड्यूस होता है तो ये हमारा जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एक्शन होते हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने हिस्टामिन के रिलीज मैकेनिज्म के बारे में, मतलब किस तरीके से हमारा हिस्टामिन रिलीज होता है, तो देखिए वैसे तो आप लोग मोटी मोटा समझ ही चुके हो कि हमारा जब भी हमारी बॉडी में एलर्जन इंटर होता है तो हमारा क्या होता है, हमारा जो है ये डीग्रेनुलेशन होता है और हमारा हिस्टामिन रिलीज हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में डीग्रेनुलेशन होता कैसे है, कैसे चीज़ें होती हैं, तो अगर हम लोग देखें ना, तो हिस्टामिन इज रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डीग्रेनुलेशन। देखिए डीग्रेनुलेशन का मतलब समझ रहे हो ना कि ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये क्या होंगे, ये यहाँ पे रप्चर हो जाएंगे और यहाँ से हमारा हिस्टामिन रिलीज हो जाएगा। द प्रोसेस टिपिकली अकर्स इन रिस्पॉन्सेज टू एन एलर्जन और अदर इम्यून ट्रिगर्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये प्रोसेस क्यों होती है कि या तो हमारा कोई एलर्जन वगैरह एंटर करता है या फिर कुछ ऐसा हमारी बॉडी में ही कुछ ऐसे मान लीजिए प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो रहा है, तो वहाँ पे भी हमें यहाँ पे रिलीज देखने को मिल सकता है। नाउ इन एलर्जिक रिएक्शंस हिस्टामिन इज ऑफन रिलीज्ड बाय ट्रिगर्स, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि एलर्जिक रिएक्शंस में होता क्या है, हिस्टामिन इज ऑफन रिलीज्ड बाय ट्रिगर्स सच एज बाइंडिंग ऑफ एलर्जन टू IgE एंटीबॉडी दैट आर अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स, ठीक है। तो ये आप लोग को थोड़ा नहीं समझ में आएगा, अब हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझते हैं ताकि आप लोग समझ सको। देखो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया कुछ टाइप के सर्टेन एलर्जेंस। अब होता क्या है कि जब ये एलर्जेंस हमारा यहाँ पे हमारी बॉडी में एंटर करते हैं पहली बार, ठीक है, तो होता क्या है कि जो हमारी प्लाज्मा बी सेल्स होती हैं, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स कह सकते हो, तो ये जो हमारी प्लाज्मा बी सेल्स होती हैं ये हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती हैं IgE एंटीबॉडी का। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि पहले तो ये जब पहली बार हमारा एलर्जन इंटर होता है तो हमारा जो WBC होता है वो इसको किल कर देता है, लेकिन किल करने के साथ साथ जो है इसके लिए हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडी डेवलप कर देता है। देखिए आप लोग को पता होगा ना कि जैसे हमारी बॉडी में कुछ भी डिजीज वगैरह होती है तो उसके बाद हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी बना लेती है, ठीक है, ताकि वो जो डिजीज है या फिर वो जो बैक्टीरिया है, वो जो वायरस है, वो दोबारा हमें परेशान ना कर सके। तो ये कैसे होता है, ये देखिए ऐसे होता है कि जब पहली बार इंटर होता है तो हमारी बॉडी उसको किल कर देती है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में हमारी एंटीबॉडी बना देती है। अब होता क्या है कि ये जो एंटीबॉडी है, तो जैसे मान लीजिए ये जो IgE एंटीबॉडी हमारी बी सेल्स ने बनाई, ठीक है, तो ये IgE एंटीबॉडी क्या होता है, ये हमारी जो है मास्ट सेल के सरफेस में जाके बाइंड हो जाती है, मतलब इनका रिसेप्टर होता है, ठीक है, हमारी मास्ट सेल के ऊपर रिसेप्टर होता है IgE एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी समझ रहे होगे ना, IgE हमारी एक स्पेशल टाइप की एंटीबॉडी होती है, ज़्यादातर यही हमें देखने को मिलती है हमारे जितने भी इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं, जितने भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा जो है मास्ट सेल की सरफेस में जाके बाइंड हो गई। अब क्या होगा, अब जब सेकंड टाइम या फिर अब जब कभी भी हमारा ये एलर्जन इंटर होगा तो ये डायरेक्टली हमारा जाके इस एंटीबॉडी से जाके बाइंड हो जाएगा, और जैसे ही ये हमारा इस एंटीबॉडी से बाइंड होगा, ठीक है, मतलब इन ऐसे एंटीबॉडी से जो एलर्जन है ये जब बाइंड होगा तो होगा क्या, जैसे ये बाइंड होगा वैसे ही जो हमारी मास्ट सेल है वो हमारी क्या हो जाएंगी, वो हमारी हो जाएगी रप्चर, ठीक है, मतलब फट जाएगी। और फटने के बाद क्या होगा कि ये जो हमारे ग्रेन्यूल्स हैं ये हमारे यहाँ पे डीग्रेनुलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए हमारा हिस्टामिन वगैरह रिलीज हो जाएंगे। हिस्टामिन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें रिलीज होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे ये जो कह सकते हो जो भी एलर्जेंस हैं उनको यहाँ पे किल कर देगा। लेकिन वही चीज़ है कि यहाँ पे ये किल तो हो जाएंगे, लेकिन इसी के साथ साथ हमें थोड़ा सा हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ये भी देखने को मिलता है। देखिए अगर आप लोग को ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब आप लोग को इन्फ्लामेशन नहीं आता है, इसका मतलब आप लोगों ने इन्फ्लामेशन नहीं पढ़ा है। तो अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हैं इसको पढ़ने में, तो हम लोगों ने ऑलरेडी यूट्यूब में सेकंड सेमेस्टर में इन्फ्लामेशन को इतनी अच्छे से पढ़ाया है कि आप लोग उसको एक बार जाके देख लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वहीं इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या होता है। सिंपल सी बात है, जब भी एलर्जन हमारा एंटीबॉडी पे बाइंड होता है तो हमारे मास्ट सेल्स का डीग्रेनुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा हिस्टामिन रिलीज होता है और हमें यहाँ पे जो है हमारे जो भी एलर्जिक रिएक्शन है वो देखने को मिलते हैं। तो देखिए अगर हम लोग थोड़ा समझे ना, तो ये एक्चुअल में जो हिस्टामिन रिलीज हो रहा है ये ऐसा नहीं है कि हमारा हिस्टामिन रिलीज होकर हमारी बॉडी को नुकसान कर रहा है, ये मार रहा है हमारी इस एलर्जन वगैरह को, है ना, किल कर रहा है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि ये किल तो करता है, लेकिन सेल भी तो फट जाती है, सेल भी तो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जो है थोड़ा बहुत एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा बहुत होती हैं, बाकी आप लोग इन्फ्लामेशन पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ जाओगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने जो है हिस्टामिन रिसेप्टर्स के बारे में।
तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने हिस्टामिन रिसेप्टर्स के बारे में, तो देखिए मैं आप लोगों से इतना एक्सपेक्टेशन तो रख ही रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे अपने 5th सेम में आ चुके हैं और 4th सेम में आप लोगों ने ऑलरेडी फार्माकोलॉजी का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है। और आप लोगों ने कुछ पढ़ा हो ना पढ़ा हो, बट इतना तो आप लोगों ने जरूर पढ़ ही लिया है कि चाहे हमारी बॉडी में कोई भी ड्रग हो, चाहे कोई हार्मोन हो, चाहे कोई केमिकल हो, चाहे कोई न्यूरोट्रांसमीटर हो, वो अपना एक्शन कब शो करता है? वो अपना एक्शन तब शो करता है जब वो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स हमारे कह सकते हो हर एक चीज़ों के लिए अलग अलग होते हैं। मतलब हमारा हर एक डिफरेंट ड्रग्स के हमारे डिफरेंट रिसेप्टर होते हैं। मतलब जो हमारा ड्रग है, ठीक है, अगर कोई डिफरेंट ड्रग है तो उसका रिसेप्टर भी उसका डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अलग अलग ड्रग का अलग अलग रिसेप्टर होते हैं, अलग अलग हार्मोन के अलग अलग रिसेप्टर होते हैं। तो वही चीज़ है कि जो भी हार्मोन है, जो भी ड्रग है, जो भी चीज़ है, वो एक्शन हमारी बॉडी में तभी शो करेगी जब वो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगी। तो उसी तरीके से जो हमारा हिस्टामिन है, जो हम लोगों ने देखा कि ये डिफरेंट डिफरेंट एक्शन शो कर रहा है, एलर्जिक रिस्पॉन्स कर रहा है, ये सब कब करेगा? ये सब करेगा तो तभी जब ये अपने रिसेप्टर से जाकर बाइंड होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमारी बॉडी में टोटल जो है 4 टाइप के, एक नहीं 4 टाइप के हिस्टामिन रिसेप्टर देखने को मिलते हैं। और नाम इनका बहुत ही सिंपल है। पहला हो गया H1, दूसरा हो गया H2, तीसरा हो गया H3, चौथा हो गया H4, ठीक है। तो ये 4 हमारे हिस्टामिन रिसेप्टर हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये चारों ही ज़्यादातर, मतलब वैसे 4th वाले में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, बट ऐसा मतलब जहाँ मतलब ज़्यादातर रिसर्च यही दिखेगी कि चारों ही, मतलब 3 तो एकदम कन्फर्म है, ठीक है। बाकी H4 भी हमारा एक टाइप का जो है, ये चारों ही हमारे क्या होते हैं? GPCR, यानी कि ये चारों ही हमारे एक टाइप के G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप मुझसे ये मत पूछना कि GPCR क्या होता है, ठीक है। अगर आप लोग को ये नहीं आता है तो आप मत पढ़िए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले आप इसको तो पढ़िए ही, ठीक है। इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी हम लोगों ने बहुत सिंपल नोट्स बना के रखी हुई है, ठीक है। तो अगर आप लोग को आज तक कोई वीडियो लेक्चर से नहीं समझ में आया, आप बस एक बार वो नोट्स रिफर कर लीजिए, आप लोग को बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में या फिर जो है स्क्रीन पे नोट्स दिख रहे होंगे, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे एक टाइप के होते हैं G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा H1 है ना, H1, तो ये H1 क्या होता है? इसकी लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो वैसे तो ये हमारा जो है थ्रू आउट द बॉडी, यानी बॉडी में लगभग सभी जगह देखने को मिलता है, लेकिन स्पेशली इनकी जो लोकेशन होती है वो हमारी स्मूथ मसल्स, जो हमारी बॉडी की स्मूथ मसल्स हो गई, ठीक है, वास्कुलर एंडोथेलियल सेल्स हो गई, हार्ट हो गया और CNS, तो यहाँ पे ये हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और रिसेप्टर की बात करें तो ये भी हमारा एक टाइप का, ये सिंपल है, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है। अब इसमें भी देखिए, अगर आप लोगों ने इसको GPCR को अच्छे से पढ़ा तो उसमें हमारा अलग अलग टाइप होते हैं, GQ, GI है ना, और GS हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या होता है, ये G प्रोटीन हमारा जो है इसके अंदर जो है लिंक होती है इंटरसेलुलर GQ से, दैट एक्टिवेट फॉस्फोलाइपेज C। और आप लोग को पता होगा जो GQ होता है वो हमारा फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो H1 रिसेप्टर होता है ये हमारा जो है वास्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ाने से क्या मतलब है कि जैसे जो हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में आप लोग को पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लीजिए कि इसमें हमारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये हमारे इन पोर्स को ना थोड़ा बढ़ा देता है, इनका साइज बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा चीज़ें लॉस होने लगती हैं, मतलब हमारा ब्लड जो है ज़्यादा लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो है इसी की वजह से रेडनेस और हीटिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में देखने को मिलती हैं। और यही सारे हमारे क्या होते हैं? इन्फ्लामेशन के साइंस होते हैं, है ना। रेडनेस हो गया, स्वेलिंग हो गई, तो वो सारी चीज़ें हमारी इसी वजह से होती हैं। बाकी हमारा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, तो हमारा ब्रोंकस में भी जो है कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कह सकते हो अस्थमा वगैरह में भी। तो अस्थमा भी अगर आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता होगा कि उसमें भी हमारा यही हिस्टामिन बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारी गट मोटिलिटी को भी इंक्रीज बढ़ा देता है, यानी कि जो हमारा गट का मूवमेंट है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे ये काफ़ी इंक्रीज कर देता है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने इस H2 रिसेप्टर की, तो देखिए ये H2 रिसेप्टर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में, ठीक है। तो ये हमारा मेनली जो हमारे गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स लो लेवल, और इसके अलावा देखिए मेनली ये हमारा जो है गैस्ट्रिक रीजन में देखने को मिलता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में। और इसके अलावा लो लेवल कैन बी फाउंड इन वास्कुलर स्मूथ सेल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, CNS, हार्ट एंड यूट्रस। तो गैस्ट्रिक सेल्स के अलावा यहाँ पे जो है ये हमारी स्मूथ मसल्स, ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स और ये इन सब जगह भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मेजर यहाँ पे ये हमारी गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में देखने को मिलता है। और इसका मेन रोल क्या होता है? इसका मेन रोल ही होता है हमारा गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन। तो हमारी जो भी गैस्ट्रिक एसिड जैसे HCl होता है, ठीक है, तो उसको हमारी कह सकते हो स्टमक में बढ़ाने का, या फिर कह सकते हो सिक्रीशन को इंक्रीज करने का जब भी कम जरूरत होती है, ठीक है। तो एसिडिटी अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो उसमें भी हमारा ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। अल्सर वगैरह में
में भी हमारा ये काफ़ी रोल प्ले करता है जब इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो वही चीज़ है कि ये हमारा गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन में अपना बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और इसके अलावा ये वैसोडाइलेशन में भी अपना मेजर रोल प्ले करता है, मतलब ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा डायलेट यानी चौड़ा कर देता है, ठीक है। और इसमें रिसेप्टर की बात करें तो इसमें हमारा जो है इंटरसेलुलर जीएस, ठीक है, तो इसमें हमारी जी प्रोटीन हमारे जीएस से लिंक होती है। और यहाँ पे देखिए, अगर आप लोगों को पता हो कि जो हमारा जीएस होता है वो हमारा एडेनिल साइक्लेज पाथवे के थ्रू काम करता है, जो कि हमारा सीएएमपी के लेवल को बढ़ा देता है, साइक्लिक एएमपी के। देखिए ये सब चीज़ें आप लोगों को तभी पता होंगी जब आप लोगों ने जीपीसीआर अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को जीपीसीआर के बारे में पता हो। और S3 की अगर हम लोग बात करें तो S3 देखिए हमारा ये मेनली हमारे CNS में देखने को मिलता है विद इन अ हाई लेवल, ठीक है। तो उसके अलावा हमारा ये थैलेमस, ठीक है, और उसके बाद न्यूक्लियस कॉर्टेक्स रीजन, और उसके बाद हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन, टेस्टिस और प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे भी हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हमारा एक टाइप का, ये हमारा जो है जीआई से लिंक होता है। और देखिए अगर आप लोग को पता हो तो जीआई हमारा क्या होता है, ये हमारा एक टाइप का इनिबिशन होता है, ठीक है, मतलब ये इनिबिट करता है हमारे एक्शंस को, है ना। तो इसमें देखिए क्या होता है, ये हमारे जो है हिस्टामिन के रिलीज और सिंथेसिस को इनिबिट करने का काम करता है। मतलब ये मतलब कह सकते हैं रिस्पांस को बढ़ाता नहीं है बल्कि उसके रिस्पांस को कम करता है। तो ये हमारा थोड़ा सा इनिबिटरी नेचर का होता है S3 रिसेप्टर। और अगर S4 की बात करें तो देखिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी मिल नहीं पाई है, ठीक है, इसको काफ़ी जल्दी ही डिस्कवर भी किया गया था। और बाकी अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा मतलब ऐसा देखा गया कि थाइमस ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन, कॉलन, बोन मैरो और बेसोफिल्स, इन सभी जगह ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसका रिसेप्टर भी मतलब ऐसा मोस्ट लाइकली तो जीपीसीआर ही माना जाता है, बाकी थोड़ा बहुत इसमें कन्फ्यूजन भी अभी भी बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाई है। और इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे ये इम्यून सिस्टम के रेगुलेशन में अपना मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे चारों टाइप के हमारे हिस्टामिन रिसेप्टर्स। और देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप लोगों ने भी देखा कि जो हमारा मेन है वो हमारा H1 H2 ही है, क्योंकि इन्हीं दोनों की वजह से हमें एक्शन देखने को मिलता है। तो जो हमारी दवाएं हैं ना, जो हमारा एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स हैं, वो भी हमारे इसी H1 H2 के लिए ही बने हुए हैं ज़्यादातर, ठीक है। मतलब हमें जो मेन दो दवाएं पढ़नी है वो हमारा वही है, एक H1 एंटागोनिस्ट है, एक H2 एंटागोनिस्ट है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके लिए आप परेशान मत होइए। बाकी आई होप कि आप लोग यहाँ पे ये सब चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा हिस्टामिन रिसेप्टर। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एक्शन ऑफ हिस्टामिन्स के बारे में, तो देखिए वैसे तो रिसेप्टर वाले पार्ट में हम लोगों ने देख ही लिया कि किस रिसेप्टर से बाइंड होने पर ये क्या एक्शन शो करता है। लेकिन अगर हम लोग और थोड़ा जनरल वे में देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए मतलब एज अ इम्यून रिस्पॉन्स ये क्या करता है, ये हमारे बहुत सारे सिम्टम्स कॉज करता है, जैसे कि हमारा इचिंग हो गया, स्वेलिंग हो गया, और हमारा म्यूकस प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। तो एज अ इम्यून रिस्पॉन्स ये करता है, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग बात करें तो हिस्टामिन कॉज ब्लड वेसल्स टू डायलेट एंड बिकम मोर परमेबल। तो हम लोगों ने देखा ये हमारा वैसोडाइलेशन करता है और हमारी परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो ये इससे होता क्या है, दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द अफेक्टेड एरिया। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा मतलब जो भी अफेक्टेड एरिया होता है, जहाँ पे मतलब कह सकते हो प्रॉब्लम हमारी बॉडी में हुई है, वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, विच हेल्प्स इम्यून सेल्स टू रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी मोर एफिशिएंटली। तो देखिए वही चीज़ है ना कि हम लोगों को जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, इंजरी होती है, किस वजह से होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई एलर्जन एंटर होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी WBC को पहुँचना होता है। तो WBC कब पहुँचेगी, जब ब्लड हमारा जाएगा। और ब्लड फ्लो कब होगा, जब हमारा ज़्यादा ब्लड फ्लो हो पाएगा। तो उसी के लिए क्या होता है, हमारा परमेबिलिटी बढ़ जाती है। और देखिए इसी ब्लड फ्लो के बढ़ जाने से ही हमें यहाँ पे क्या होता है भाई, जब ब्लड फ्लो किसी एरिया में बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, है ना। और ब्लड क्योंकि रेड कलर का होता है तो वहाँ पे रेडनेस भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ गया है। और वहाँ पे वही चीज़ है कि थोड़ा सा ब्लड जो है हॉट नेचर का होता है, इसी वजह से वहाँ पे जलन वगैरह भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अगर आप लोग देखें ना तो इंटरलिंक भी होती हैं। बाकी अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो इट ऑल्सो लीड्स टू ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो वही चीज़ है कि ब्रोंकस में भी कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है ये। और उसके बाद इन स्टमक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट स्टिमुलेट्स पैराइटल सेल्स टू सिक्रीट गैस्ट्रिक एसिड। तो वही चीज़ है कि हमारे पैराइटल सेल्स को भी यहाँ पे ये स्टिमुलेट करता है ताकि वो गैस्ट्रिक एसिड को सिक्रीट कर सकें, ठीक है। तो स्टमक में देखिए बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो H2 एंटागोनिस्ट में हम लोग मेनली इसी पार्ट के बारे में बहुत अच्छे से बात कर रहे होंगे। और बाकी अगर हम लोग बात करें तो इन ब्रेन इट एक्ट्स एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एंड इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग स्लीप, वेक साइकिल्स, एपेटाइट एंड कॉग्निटिव फंक्शंस, ठीक है। तो जो भी हमारे मेमोरी वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, याद रखने वाली चीज़ें होती हैं, एपेटाइट यानी कि जो हमारा भूख वगैरह वाली चीज़ें होती हैं, और उसके बाद स्लीप वेक साइकिल्स में भी अपना ये एक रोल प्ले करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें हमारा हिस्टामिन ही करता है, लेकिन एक रोल प्ले करता है, ठीक है। नाउ फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे हिस्टामिन के बारे में सभी चीज़ें देख ली। हम लोगों ने हिस्टामिन का सिंथेसिस देख लिया, हम लोगों ने हिस्टामिन के एक्शंस देख लिए, रिसेप्टर देख लिए, और उसका सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग फाइनली बात करते हैं हिस्टामिन मेटाबॉलिज्म के बारे में।
तो देखिए यहाँ पे जैसा हम लोगों ने देखा कि जो हमारा हिस्टामीन है, तो अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में हिस्टामीन प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, तो होता क्या है कि हिस्टामीन जैसे मान लो हमारा यहाँ पे रिलीज हुआ, ठीक है, हमारी बेसोफिल्स मास्टफिल्स से रिलीज हुआ, तो रिलीज होने के बाद क्या होता है, रिलीज होने के बाद यहाँ पे तुरंत ही इसका जो है मेटाबॉलिज्म भी हो जाता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म, अब देखो मेटाबॉलिज्म मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट अगर बताना पड़े तो वही चीज़ है कि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि यहाँ पे कह सकते हो इसके एक्शन का यहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे मेटाबॉलाइज हो जाता है, यानी जो हमारा हिस्टामीन है, ठीक है, उसका एक्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हिस्टामीन मेटाबॉलिज्म अकर्स इन द बॉडी थ्रू टू मेजर पाथवेज, ठीक है। तो हिस्टामीन का मेटाबॉलिज्म हमारा दो मेजर पाथवे के थ्रू होता है, पहला होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है मेथाइलेशन। तो ऑक्सीडेशन में देखिए क्या होता है, ऑक्सीडेशन हमारा होता है डाई अमीनो ऑक्सीडेज के थ्रू, और इसमें क्या होता है हमारा जो हिस्टामीन है वो कन्वर्ट हो जाता है इमिडाजोल एसिटिक एसिड में। और मेथाइलेशन में क्या होता है, मेथाइलेशन हमारा परफॉर्म होता है हिस्टामीन एंड मेथाइल ट्रांसफरेज के थ्रू। ये सारे हमारे क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, ठीक है, डाई अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम हो गया, हिस्टामीन एंड मेथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम हो गया। और इसकी वजह से होता क्या है कि ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है एन मिथाइल हिस्टामीन में, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जब हिस्टामीन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो हमारे हिस्टामीन का एक्शन भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हमारा ये हिस्टामीन हो गया, और यहाँ पे हिस्टामीन एन मिथाइल ट्रांसफरेज की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाता है एन मिथाइल हिस्टामीन में, और डाई अमीन ऑक्सीडेज की मदद से क्या होता है ये हमारा इमिडाजोल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए वही चीज़ें आप लोगों को इतना तो बेसिक्स पता ही होगा कि हमारा जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी जो उसका एक्शन भी चेंज हो जाता है ना, खत्म हो जाता है जनरली। तो ये था हमारे यहाँ पे हिस्टामीन का डिटेल इंट्रोडक्शन, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फाइनली अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामीन्स के बारे में। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में, तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये थोड़ा सा हम लोगों ने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग किया है। अब अगर आप ये लेक्चर यहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जीपैट नाइपर ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो देखिए तब आप लोग ये क्लासिफिकेशन मत रेफर कीजिएगा। तब आप लोग को जो क्लासिफिकेशन रेफर करना है वो आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है। ये क्लासिफिकेशन आप लोग का केडी त्रिपाठी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, लेकिन ये आपके सिलेबस में फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि सिलेबस में आप लोग की जो ड्रग्स दी गई हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, और जो हमारा केडी त्रिपाठी जैसी रेफरेंस बुक्स में जो भी क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, बस क्लासिफिकेशन आप लोग ये वाला ज़्यादा रेफर करिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखेंगे वो हम लोग थोड़ा अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है, जैसा आप लोग के बुक में दिया गया है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना, तो जो हमारी एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स होते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये हमारे वो एजेंट्स होंगे जो कि हमारे हिस्टामिन के एक्शन को रोकने का काम करेंगे। वो सारी चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं ऑलरेडी, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो हमारे हिस्टामिन थे, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे 4 रिसेप्टर थे, ठीक है। पहला था H1, दूसरा था H2, तीसरा था H3 और फोर्थ था हमारा H4। अब देखिए ये जो H3 रिसेप्टर था, ये तो हमारा बेसिकली हम लोगों ने देखा कि ये हमारे हिस्टामिन के एक्शन को एंटागोनाइज ही कर रहा था, यानी ये तो हमारे हिस्टामिन को इनिबिट ही कर रहा था। तो इसको रोकने का तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी हिस्टामिन को इनिबिट कर रहा है। और H4 रिसेप्टर के बारे में भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल नहीं पाई है। तो मेन जो हमारे हिस्टामिन के रिसेप्टर थे वो हमारे यही H1 थे और H2 थे, ठीक है। मतलब इन्हीं दोनों की वजह से हमें यहाँ पे ज़्यादा हिस्टामिन का इफेक्ट हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। अब देखिए इसमें भी अगर आप लोग समझे ना, तो ये जो H2 रिसेप्टर होता है ना, ये हमारी स्टमक की पैराइटल सेल्स के पास में देखने को मिलता है, ठीक है। और जो कि क्या करता है, हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में देखेंगे। ये मेनली हमारे गैस्ट्रिक एसिड यानी कि HCl को जो है सिक्रीट करने का या फिर कह सकते हो बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। ये जो हमारा H2 रिसेप्टर है, ये हमारा कह सकते हो जो हमारी जैसे मेन जो हमारी कह सकते हो जो भी इचिंग वगैरह की रिएक्शन होती है, ठीक है, जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उसमें इसका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। देखिए थोड़ा आप समझिए कि हिस्टामिन को हम लोग मेनली किस वजह से जानते हैं। हिस्टामिन को हम लोग इसी वजह से तो जान रहे हैं कि ये हमारी बॉडी में क्या करता है, ये हमारी बॉडी में एलर्जी करता है, इचिंग करता है, ठीक है, स्वेलिंग, रेडनेस, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये सारी चीज़ें ये क्यों होती हैं? ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब हिस्टामिन यहाँ पे अपने H1 रिसेप्टर से बाइंड करता है, ठीक है। H2 रिसेप्टर से बाइंड होने पर ये सारे इफेक्ट नहीं देखने को मिलते हैं। H2 रिसेप्टर से बाइंड होने पर ये गैस्ट्रिक एसिड को बढ़ाता है, ठीक है। इसकी वजह से कोई भी इचिंग वगैरह नहीं होती है। तो अगर हम लोग थोड़ा समझना चाहें तो ये जो हिस्टामिन का जो भी मेन इफेक्ट है, ये तो हमारी इस H1 रिसेप्टर की वजह से ही आ रहा है। यानी हिस्टामिन जब अपने इस H1 रिसेप्टर पे बाइंड करता है तभी अपनी जो भी इफेक्ट होते हैं, यानी ये जो हम लोग मेनली हिस्टामिन को जिस वजह से जानते हैं वो जो इफेक्ट होता है वो हमारा तब आता है जब ये हिस्टामिन H1 रिसेप्टर पे बाइंड होता है।
तो अगर हम लोग एक्चुअल में देखें ना, तो जो मेन हमारी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हैं वो हमारी इस H1 रिसेप्टर के लिए ही होती हैं। वैसे हम लोग पढ़ते हैं H2 एंटागोनिस्ट भी, ठीक है, क्योंकि है तो ये एक टाइप का हिस्टामिन रिसेप्टर है। लेकिन जो हम लोग एक्चुअल में जो एंटी हिस्टामिन्स होते हैं, ठीक है, अगर आप केडी त्रिपाठी वगैरह में भी देखेंगे तो वहाँ पे आप लोग को ये H2 एंटागोनिस्ट नहीं दिखेगा या फिर और कुछ नहीं दिखेगा, वहाँ पे आप लोग को यही H1 एंटागोनिस्ट ही दिखेगा। और वहाँ पे इसमें आप लोग को H1 H2 ऐसा भी कुछ नहीं दिखेगा, डायरेक्टली एंटी हिस्टामिन का क्लासिफिकेशन दिखेगा और वहाँ पे अपने आप ही अंडरस्टूड होगा कि वो हमारा H1 एंटागोनिस्ट ही है, ठीक है। तो मेन अगर हम लोग देखें ना, तो मेन एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स हमारे ये H1 एंटागोनिस्ट ही होते हैं। मतलब आज के लेक्चर में जो हम लोग जितनी भी ड्रग्स देखेंगे तो एक्चुअल में एंटी हिस्टामिन यही होती हैं। वैसे कहने को तो हम लोग H2 एंटागोनिस्ट भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में एंटी हिस्टामिन ड्रग्स नहीं होती हैं। ये मोर हमारी जो है कह सकते हो गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर ड्रग्स होती हैं, ठीक है। मतलब जब हमारी स्टमक में एसिड वगैरह का लेवल बढ़ता है तब हम लोग इनको ज़्यादा लेते हैं। तो ये हमारा एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स एक्चुअल में होती नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि ब्लॉक के H2 रिसेप्टर को ही करती है। और अगर आप लोगों ने अपना सिलेबस देखा हो तो आप लोग के सिलेबस में एक और रखे हमारे गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है, गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अब ये भी आप लोग का दे रखा है, कह सकते हो हमारे एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के अंदर ही, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा बिल्कुल भी एंटी हिस्टामिनिक एजेंट होता ही नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो हमारी ड्रग्स होती हैं गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये तो हमारे हिस्टामिन से इनका कोई लेना देना ही नहीं होता है। ना तो ये हमारे किसी हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, ना तो इनका किसी हिस्टामिन रिसेप्टर पर कोई एक्शन होता है। ये तो हमारी गैस्ट्रिक एसिड जो हमारा मेनली गैस्ट्रिक एसिड में ही अपना काम करती है, ठीक है। ये इतना आप समझिए कि हमारा एंटी हिस्टामिनिक एजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोग के सिलेबस के हिसाब से जो हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है, वो हमारा जो है कुछ इस तरह का होने वाला है। और देखिए इतना आप लोग को पता चल चुका होगा कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में जिन ड्रग्स के ऊपर भी स्टार देखने को मिलता है वो थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और उन्हीं का सिंथेसिस वगैरह और उनके एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना होता है। तो डेफिनेटली ये जो स्टार वाली ड्रग्स हैं इनको हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो देखिए एंटी हिस्टामिन को हम लोग यहाँ पे मेनली दो क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हो गया H1 एंटागोनिस्ट, दूसरा हो गया H2 एंटागोनिस्ट। अब देखिए जो H1 एंटागोनिस्ट है इसमें भी हमारी दो जनरेशन की ड्रग्स हैं। पहला हो गया फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा सेकंड जनरेशन, ठीक है। अब देखिए वैसे आजकल थर्ड जनरेशन भी कुछ ड्रग्स आ गई हैं, तो थोड़ा सा बहुत उसमें हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग मेनली जो जनरल कैटेगरीज होती हैं फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, ठीक है। अब ये फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन से क्या मतलब है, देखिए ये जो फर्स्ट जनरेशन की जितनी भी ड्रग्स हैं, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन की जितनी भी ड्रग्स हैं ये क्या करती हैं, ये हमारे जो है ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जान लो। ब्लड ब्रेन बैरियर हमारा ब्रेन में एक ऐसा बैरियर होता है जो कि हमारे कह सकते हो किसी भी मतलब जो भी अननेसेसरी सब्सटेंस होते हैं जो कि ब्रेन में नहीं पहुंचने चाहिए उनको रोकने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारी फर्स्ट जनरेशन वाली H1 एंटागोनिस्ट होती हैं ये हमारे इस ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर जाती हैं, और जिसकी वजह से होता क्या है कि इनके अंदर ना थोड़ी सी सिडेटिव नेचर की प्रॉपर्टी होती है। मतलब ये सिडेशन आप लोग समझ रहे होगे कि मतलब ये थोड़ा सा नशीली, मतलब थोड़ा नींद वगैरह इनसे आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही होता है कि जो फर्स्ट जनरेशन के ड्रग्स हैं ये एंटी हिस्टामिनिक एजेंट की तो होती हैं, लेकिन ये इनका सिडेटिव नेचर भी होता है। मतलब ये थोड़ा सा नींद की दवा की तरह भी थोड़ा बहुत काम करती है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि फर्स्ट जनरेशन में ये चीज़ थोड़ा सा एक साइड इफेक्ट थी। और जो सेकंड जनरेशन की ड्रग्स आई हमारी, वो क्या हुआ, वो हमारे इस BBB को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, तो वो हमारी सिर्फ और सिर्फ हमारी जो है एंटी हिस्टामिनिक नेचर की ही होती हैं। तो आजकल जो हम लोग ड्रग्स लेते हैं वो हमारी सेकंड जनरेशन वाली ही हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन वाली हमारी क्या होती है, ये होती है एंटी हिस्टामिनिक नेचर की, लेकिन इसके साथ साथ ये जो है सीडेशन भी कॉज करती हैं। तो यही एक मेजर डिफरेंस होता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप लोग देख सकते हो कि H1 एंटागोनिस्ट में फर्स्ट जनरेशन में हमें यहाँ पे 16 ड्रग्स के बारे में पढ़ना है आप लोग के मेडिसिनल केमिस्ट्री के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा समझिएगा कि ये क्लासिफिकेशन हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री के हिसाब से। और सेकंड जनरेशन की बात करें ना तो सेकंड जनरेशन में हम लोग को मेनली अपने 5 ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। और देखिए इसमें भी अगर हम लोग बात करें ना तो ये जो लास्ट वाली ड्रग है क्रोमोलिन सोडियम, ठीक है, ये एक हिसाब से हमारी जो है सेकंड, मतलब ये H1 एंटागोनिस्ट नहीं होती है, ये हमारी एक टाइप की मास्ट सेल स्टेबलाइजर होती है। बट चूंकि आपके सिलेबस में दे रखा है तो हम लोग इसको भी इसी के अंदर पढ़ लेते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे ये एस्टिमिजोल में भी थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्योंकि ये थोड़ा सा बीच का काम करती है, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब ये BBB को क्रॉस भी करती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती है, तो थोड़ा हम लोग इसको सेकंड जनरेशन में ही पढ़ लेते हैं। बाकी कहीं कहीं आपको फर्स्ट जनरेशन में भी मेंशन देखने को मिलेगा, तो इतना आप कंफ्यूज मत होइए। इसको आप बस अपने सिलेबस के हिसाब से रखिए, ठीक है। इसको आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से मत रेफर करिएगा, बस ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोग एक बेसिक ओवरव्यू समझ गए होंगे।
सबसे पहले देखिए हम लोग बात करते हैं अपने सार ऑफ एंटीहिस्टामिन्स के बारे में। अब देखिए सार आप लोगों को पता है, सार मतलब होता है हमारा स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी कि जो हमारी एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स हैं, ठीक है। और देखिए जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जो मेन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स हैं वो हमारी H1 एंटागोनिस्ट ही होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे सार भी अपने इस H1 एंटागोनिस्ट के पर्सपेक्टिव से ही देखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे H1 एंटागोनिस्ट के अंदर जितनी भी ड्रग्स हैं, चाहे वो फर्स्ट जनरेशन की हो चाहे वो सेकेंड जनरेशन की हो, ठीक है, तो उसमें हमारा जो है जो हमारे ड्रग्स का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या चेंजेस करने पर उसका इफेक्ट किस तरीके से बढ़ता है घटता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस सार के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। सार का मतलब यही होता है कि जो हमारे ड्रग्स का स्ट्रक्चर है उसमें कुछ भी चेंजेस करने पर, ठीक है, मतलब कोई भी एटम बढ़ाने पर घटाने पर, ठीक है, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, ड्रग हमारी हो सकता है और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए, हो सकता है कम इफेक्टिव हो जाए, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सार में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप कि थोड़ा बहुत आप लोग ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी। बाकी अगर हम लोग एक जनरल स्ट्रक्चर बात करें, एंटीहिस्टामिन्स के जनरल स्ट्रक्चर की बात करें, तो वो हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अब देखिए ये चीज़ आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे, देखिए इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पे ये CC तो सिंपल सी हमारी कार्बन चेन होती है, ठीक है, और ये AR1 AR2 का मतलब है हमारी एरोमेटिक रिंग्स, ठीक है, जैसे बेंजीन वगैरह हो गया। और यहाँ पे X हमारा यहाँ पे हाइलोजन्स नहीं होते हैं, वैसे आप लोग X हाइलोजन समझ रहे होगे, बट X यहाँ पे हाइलोजन नहीं है। एक्स यहाँ पे हमारा हो सकता है जो है हमारा कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है। और ये NR1 तो ये हमारा सिंपल सा अमीन होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब है हमारा टर्शरी अमीन, ठीक है। जैसे अमीन हमारा सिंपल क्या होता है NH2, ऐसे मतलब कह सकते हो अमीन होता है, ठीक है। और अगर इस हाइड्रोजन की जगह हमारे जो है दो हाइड्रोजन की जगह दो CH3 ग्रुप या फिर कुछ और भी सब्सटीट्यूट हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्शरी अमीन, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इससे भी जुड़ा होता है ना, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा होता है टर्शरी अमीन, तो ये होता है हमारा एक जनरल स्ट्रक्चर। अब देखिए थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अपने डाइफेन हाइड्रामीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए ये जो हमारी फर्स्ट ड्रग है ना, फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो हमारी फर्स्ट ड्रग है डाइफेन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है, यही आप लोग के एग्जाम के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार यही ड्रग देखने को मिली। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो देखिए ये होता है इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए मतलब हमारा जो एंटी हिस्टामिन्स होते हैं तो लगभग सबका स्ट्रक्चर हमारा जो है इसी पैटर्न पे होता है, ठीक है। चाहे आप और भी ड्रग्स देखेंगे तो थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, बट लगभग जो है इसी तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये हम लोगों ने एक जनरल स्ट्रक्चर बनाया। बाकी अगर हम लोग इससे मैच करें तो देखिए यहाँ पे हमारा जैसे AR1 AR2 की जगह हमारा दो बेंजीन रिंग आ गई, ठीक है। और उसके बाद X की जगह देखिए हमारा क्या आ गया, X की जगह यहाँ पे हमारा O आ गया, ठीक है, O ऑक्सीजन। और उसके बाद यहाँ पे कार्बन, कार्बन के बाद देखिए यहाँ पे दो कार्बन चेन और एक और कार्बन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग X में भी इंक्लूड कर सकते हैं, कार्बन चेन में भी, तो कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। और देखिए ये NR1 R2 की जगह हमारा CH3 आ गया, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे सिंपल सा एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स का स्ट्रक्चर। तो इसी का हम लोग यहाँ पे सार पढ़ेंगे, यानी कि इसमें जो है कुछ कुछ चीज़ें चेंज करने पर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीहिस्टामिन्स कंसिस्ट ऑफ एन एराइल ग्रुप, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें जो है एराइल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, यानी दो एराइल ग्रुप होते हैं AR1 AR2, ठीक है। और उसके बाद हमें एक कनेक्टिंग एटम यानी X, तो X यहाँ पे जैसा हम लोगों ने देखा X हमारा क्या क्या हो सकता है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और उसके बाद हमें यहाँ पे अल्काइल ग्रुप यानी कि हमारी कार्बन चेन देखने को मिलती है। और उसके बाद हमारा टर्मिनल नाइट्रोजन एटम जो कि हमारा क्या होता है, जनरली हमारा टर्शरी अमीन होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं ना। अगर हम लोग यहाँ पे एक एक के बारे में बात करें तो एराइल ग्रुप्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो देखिए एराइल ग्रुप में हमारा क्या होता है कि एराइल ग्रुप में हमारा जो है डाई एराइल सब्स्टिट्यूशन इज एसेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट H1 एफिनिटी, यानी यहाँ पे देखिए हमारा जो है दो एराइल ग्रुप का होना बहुत जरूरी है ताकि वो अपना जो है सिग्निफिकेंट यानी कि जो भी नेसेसरी H1 एफिनिटी है, मतलब कि जो हमारा हिस्टामिन का जो H1 रिसेप्टर है, ठीक है, वो यहाँ पे जो हमारी एंटीहिस्टामिन ड्रग्स हैं वो यहाँ पे इस पे जाके बाइंड हो सके, उसके लिए हमारी यहाँ पे डाई एराइल सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए थोड़ा सा आप लोग, शायद मैंने आप लोग को एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं कि देखिए H1 एंटागोनिस्ट का क्या मतलब है। देखिए H1 एंटागोनिस्ट का मतलब ये है कि जैसे हमारा H1 हिस्टामिन क्या हो रहा था, हिस्टामिन हमारा जो है, ठीक है, हिस्टामिन हमारा जो है इस हमारे H1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रहा था, है ना, और तभी हमारे क्या हो रही थी, जो भी हमारे एलर्जिक रिएक्शंस थी वो आ रही थी, है ना, सिंपल सी बात है। तो देखिए ये जो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स होते हैं या फिर इसके अंदर में हम लोग बात करें जो हमारा H1 एंटागोनिस्ट होता है, ये करता क्या है, ये करता है कि यहाँ पे देखो ये हिस्टामिन को हटा के, ठीक है, खुद यहाँ पे जाके H1 रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है और इसको ब्लॉक कर देता है। मतलब यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, H1 एंटागोनिस्ट हमारे होते हैं एक टाइप के कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, ठीक है, कॉम्पिटिटिव
एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन, ठीक है। अब आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे ये सारी चीज़ें, कॉम्पिटिटिव, एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने फोर्थ सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ ली हैं। इसका मतलब यही होता है कि ये हमारे हिस्टामिन की जैसा होता है, बिल्कुल हिस्टामिन जैसा होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा हिस्टामिन की बजाय खुद जाके H1 रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है। और जब रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पे हिस्टामिन इस पे बाइंड हो नहीं पाएगा, और जब बाइंड नहीं हो पाएगा तो जो भी एलर्जिक रिएक्शंस हो रही थी वो यहाँ पे बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं था। जैसे इसको अगर हम लोग और समझना चाहें, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखिए तो मान लीजिए ये हमारा जो है, ये हमारा है हिस्टामिन का H1 रिसेप्टर, ठीक है। और मान लीजिए ये हमारा हो गया हिस्टामिन, ठीक है। तो हिस्टामिन क्या करता है भाई, हिस्टामिन जब हमारा यहाँ पे इससे जाके बाइंड होता है, ठीक है, तभी तो हमारा यहाँ पे जो भी हमारे एलर्जिक रिस्पॉन्सेज होते हैं हमारी बॉडी में वो सारे शो होते हैं। अगर ये हमारा कुछ ऐसा हो जाए कि अपने इस H1 रिसेप्टर पे बाइंड ही ना हो पाए तो हमारे जो भी एलर्जिक रिस्पॉन्स है वो हो नहीं पाएंगे, है ना, वो खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे H1 एंटागोनिस्ट क्या करता है कि ये यहाँ पे इसकी बजाय, ठीक है, मतलब इसको रोक के यहाँ पे ये खुद जाके इस पे बाइंड हो जाता है, ठीक है। अब जब ये इस पे बाइंड हो गया तो अब देखिए यहाँ पे जगह तो बची नहीं कि हमारा हिस्टामिन बाइंड हो पाए, यानी इसने कर दिया हमारे H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। और जब ये ब्लॉक कर देता तो होता क्या है कि हिस्टामिन हमारा बाइंड हो नहीं पाता है। जब बाइंड नहीं हो पाता तो हमारे जो भी एलर्जिक रिएक्शंस है वो हमारी बॉडी में खत्म हो जाते हैं या फिर जो है रुक जाते हैं, और यहाँ पे हमारा सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा हिस्टामिन का H1 रिसेप्टर काम करता है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि डाई एराइल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे दो एराइल ग्रुप्स का होना बहुत जरूरी है फॉर सिग्निफिकेंट H1 एफिनिटी, ताकि जो हमारा हिस्टामिन का, ताकि वो जो हमारे H1 एंटागोनिस्ट हैं ये हमारा अच्छे से जाके इस पर बाइंड हो पाए। एफिनिटी का मतलब है कि ये हमारा कितना ज़्यादा इस H1 रिसेप्टर के लिए कह सकते हो, मतलब बाइंड होने के लिए कैपेबल है। मतलब एफिनिटी का मतलब थोड़ा लव है ना, कि कितना ज़्यादा ये रिसेप्टर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो वो चीज़ हमारी डाई एराइल सब्स्टिट्यूशन होना जरूरी है उसके लिए। द मैक्सिमम एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन कोप्लेनरिटी ऑफ टू एराइल सब्स्टिट्यूशन। और देखिए ये जो दो हमारे एराइल ग्रुप हैं ये दोनों अगर एक प्लेन में होंगे तो हमारा मैक्सिमम इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा AR1 यानी कि जो पहला एराइल ग्रुप है तो ये हमारा जनरली या तो फिनाइल होता है या फिर हमारा कुछ हेट्रो एराइल ग्रुप जैसे कि हमारा पायरिडिल वगैरह हो सकता है। और AR2 यानी सेकंड वाले की बात करें तो ये हमारा जनरली या तो एराइल या फिर एराइल मिथाइल ग्रुप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये थे हमारा सिंपल सा एराइल ग्रुप्स में हमारे जो भी सब्स्टिट्यूशन वगैरह हो सकते थे, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कनेक्टिंग एटम की, ठीक है, तो कनेक्टिंग एटम अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो जैसा कि हमारे ये जो X है, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये X या तो हमारा कार्बन हो सकता है या तो ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो अगर X हमारा जो अगर X हमारा ऑक्सीजन हो जाता है तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो हो जाता है हमारा यहाँ पे अमीनो एल्काइल ईथर डेरिवेटिव। देखिए इसको आप लोग थोड़ा समझिए, अगर मान लो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में X हमारा जो है ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा अमीनो। देखिए अमीनो यानी ये NH2 तो अमीनो हो गया। एल्काइल, ठीक है, तो एल्काइल मतलब कि यहाँ पे देखिए एल्काइल चेन दिख रही है। और ईथर, तो देखिए अगर आप लोगों को पता हो कि जब भी हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन के अगल बगल हमारी कार्बन चेन्स आ जाती हैं, जैसे यहाँ पे अगर हमारा X जो है डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा इसके अगल बगल हमारे दो कार्बन चेन आ जाएंगे और इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ईथर ग्रुप, ठीक है। अगर आप लोग को IUPAC पता है तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा अमीनो एल्काइल ईथर डेरिवेटिव। और अगर हमारा X जो है नाइट्रोजन हो जाता है तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन डाइअमीन डेरिवेटिव। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो कार्बन चेन तो हमारा इथाइलिन हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमारा NR1R2 है और यहाँ पे भी जब N आ जाएगा X की जगह तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा अमीन बन जाएगा, तो हमारा डाइअमीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये हो जाएगा। और अगर X हमारा कार्बन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, मोनो अमीनो यानी कि सिंगल अमीन ग्रुप और प्रोपाइल एनालॉग। और प्रोपाइल क्योंकि यहाँ पे हमारे इस X की जगह भी कार्बन हो जाएगा तो तुम्हारे 3 कार्बन हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें कुछ खास है नहीं। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने जो है एल्काइल ग्रुप की, ठीक है, यानी कि ये जो हमारा कार्बन चेन है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारी कार्बन चेन है तो जनरली ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स में हमें क्या होता है कि हमें यहाँ पे 2 कार्बन यानी कि हमें इथाइल चेन देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो और देखिए मैक्सिमम यहाँ पे 2 की बजाय हमें यहाँ पे 3 कार्बन देखने को मिल सकते हैं, यानी या तो इथाइल या फिर मैक्सिमम हमारा प्रोपाइल ग्रुप देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम लोगों ने कार्बन चेन बढ़ाई, ठीक है, कार्बन को और बढ़ाया तो यहाँ पे जो एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी है वो यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी या फिर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे मैक्सिमम 3 कार्बन हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एंटी हिस्टामिनिक्स हैव एथाइलिन चेन, ठीक है, ज़्यादातर में एथाइल चेन होती है और यहाँ पे ब्रांचिंग करने पे हमारी जो है डिक्रीज हो जाती है। अब देखिए इसमें भी हमारा एक एक्सेप्शन होता है प्रोमेथाजीन, ठीक है, तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें काफ़ी ब्रांचिंग होती है, फिर भी यहाँ पे ये एक अच्छा एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट देखने को मिलता है इसके अंदर। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने टर्मिनल नाइट्रोजन एटम के बारे में तो देखिए टर्मिनल नाइट्रोजन एटम यानी कि ये जो हमारा लास्ट वाला जो हमारा
अमीन है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा नाइट्रोजन है, तो वही चीज़ है कि द टर्मिनल नाइट्रोजन एटम शुड बी अ टर्शरी अमीन, यानी कि हमारा जनरली टर्शरी अमीन होता है फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आगे आप लोग को ये हमारा नाइट्रोजन जो है हमारी एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग में भी अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे डाई मिथाइल सब्स्टिट्यूशन हैज मैक्सिमम एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी। और जब भी हमारे यहाँ पे डाई मिथाइल यानी वही चीज़ है कि R1R2 की जगह हमारे CH3 ग्रुप आ जाते हैं तो हमारा मैक्सिमम इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे स्टार ऑफ एंटीहिस्टामिन्स। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। और देखिए वही चीज़ है कि मेनली ये स्टार जो है हमारे H1 एंटागोनिस्ट के ऊपर दिया गया है, और उसमें भी हम लोग बात करें तो मेनली हमारे फर्स्ट जनरेशन पे दिया गया है, ठीक है, ये स्टार, ठीक है। तो ये था हमारा सार नाउ। अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं आज के मेन टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है H1 एंटागोनिस्ट, यानी इसके अंदर हमारी जितनी भी ड्रग्स होती हैं उन सभी को हम लोग आज के वीडियो में बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, दीज आर द क्लासिकल एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स दैट ब्लॉक्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन एंड यूज्ड इन एलर्जिक कंडीशंस। तो देखिए वही चीज़ है कि यही हमारी होती हैं क्लासिकल एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स, यानी यही हमारे मेन एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स होते हैं। मतलब आप कहीं भी सर्च करोगे या फिर कहीं भी देखोगे, ठीक है, किसी भी अच्छी बुक में देखोगे तो आप लोग को यही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमारा H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट और ये गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये सब हमारे एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स नहीं होते, ठीक है। यही हमारा मेन एंटी हिस्टामिनिक एजेंट होता है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वही चीज़ हम लोगों ने देखा कि ये क्या करता है, हमारे हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे एलर्जिक चीज़ें रुक जाती हैं। दे ब्लॉक हिस्टामिन H1 रिसेप्टर, तो वही चीज़ है। और उसके बाद H1 एंटागोनिस्ट हेल्प रिड्यूस सिम्टम्स। तो यहाँ पे देखिए जब ये H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा तो हिस्टामिन की वजह से जो जो सिम्टम आ रहे थे, जैसे हमारा इचिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, रनी नोज हो गए, और भी जो भी एलर्जिक कंडीशंस थे वो सारी चीज़ें हमारी रुक जाएंगी, है ना। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो H1 एंटागोनिस्ट ऑफन क्लासिफाइड इनटू 2 जनरेशन, और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये हमारी 2 जनरेशन में क्लासिफाई की गई हैं। पहला हो गया फर्स्ट जनरेशन, दूसरा हो गया सेकंड जनरेशन। देखिए फर्स्ट जनरेशन मतलब ये हमारी पहले जो ड्रग डिस्कवर होती है वो फर्स्ट जनरेशन की थी, और उसके बाद जब इनको मॉडिफाई कर दिया गया सिर्फ हमारे एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी के लिए, तो उसको हम लोग सेकंड जनरेशन में पढ़ते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, फर्स्ट जनरेशन वाले में एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी थी, लेकिन उसके साथ साथ सिडेटिव एक्टिविटी भी थी, लेकिन सेकंड जनरेशन में हमारी वो चीज़ें रिड्यूस कर दी गई, और ये हमारा सिर्फ जो है एंटी हिस्टामिनिक एजेंट की तरह काम करने लगा। तो अगर हम लोग बात करें अपने फर्स्ट जनरेशन की, दीज ड्रग्स इंक्लूड मेडिकेशंस लाइक डाइफेनहेड्रामीन एंड क्लोरफेनड्रामीन, ठीक है। तो ये सारी मतलब बहुत सारी ड्रग्स हैं, अभी हम लोग देखेंगे। बाकी दे कैन इजिली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड मे कॉज ड्राउजीनेस और सिडेशन एज अ साइड इफेक्ट। तो वही चीज़ है कि ये हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को बहुत इजीली क्रॉस कर सकता है, जिसकी वजह से हमें ड्राउजीनेस या फिर सिडेशन का एक साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। ना अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दीज ड्रग्स इंक्लूड, अब इनके अंदर हमें यहाँ पे अपने सिलेबस के हिसाब से ये सारी ड्रग्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। जिसके अंदर भी हम लोग बात करें तो 3 हमारी स्टार ड्रग्स होती हैं, जिनके बारे में हमें काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए एक चीज़ आप लोग और भी समझिए, देखिए हम लोग यहाँ पे इन सभी ड्रग्स का देख लेंगे, स्ट्रक्चर देख लेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो सबका लगभग सेम ही है, ठीक है, तो उसमें कुछ खास बात है नहीं, बाकी यूजेस भी देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए लेकिन अगर आप लोग बात करें ना तो आप लोग इन तीनों पे ही ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली हम लोग बात करें तो पॉसिबल नहीं है इतनी सारी ड्रग्स का स्ट्रक्चर वगैरह याद रख पाना। अभी आप लोग इनका स्ट्रक्चर देखेंगे भी ना तो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स है कि आप लोग नहीं याद रख सकते हो। देखो कहने के लिए कहना चाहिए कि हाँ पढ़िए, सब पढ़िए, लेकिन जो प्रैक्टिकल है कभी कभी हम लोग थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बाकी हम लोग बात करें तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी भी नहीं जाती हैं, मतलब ये सारी जो ड्रग्स हैं बहुत ज़्यादा एग्जाम में भी नहीं आती हैं, कभी कभी 2 मार्क्स वगैरह में आ जाती हैं। तो उसके लिए आप लोग इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे, ठीक है, चीज़ों को कि आप लोग सबका स्ट्रक्चर याद करो, तो वो एक समझदारी वाली बात नहीं होगी। और बाकी देखिए अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो वहाँ पर भी हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री का कोई भी इतना खास वेटेज नहीं है, समझ रहे हो, मेडिसिनल से हमारे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इन्हीं स्टार वाली ड्रग्स पे ज़्यादा फोकस करिए, हम भी इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने पहली ड्रग के बारे में तो हमारा आ जाता है डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। तो देखिए वैसे तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग को जनरली डाइफेनहाइड्रामीन के नाम से भी देखने को मिलेगा। बाकी हाइड्रोक्लोराइड मतलब इसका मतलब होता है कि ये हमारा हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट फॉर्म में हो जाता है। जैसे ये हमारा एक बेस होता है, ये हमारा सॉल्ट एसिड होता है, तो ये दोनों मिलकर सॉल्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो डाइफेनहाइड्रामीन इज अ फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन, तो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन होता है, विच इज मेनली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग सीजनल एलर्जीज, बट इट ऑल्सो एग्जिबिट्स एंटी इमेटिक, एंटी पार्किंसन, एंटी टसिव एंड हिप्नोटिक प्रॉपर्टीज। तो देखिए इसके अंदर यहाँ पे एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ ये एंटी इमेटिक यानी कि वोमिटिंग वगैरह में भी काम आता है, ठीक है। उसके बाद एंटी पार्किंसन, तो पार्किंसन डिजीज को भी ट्रीट करने में काम आ जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा
पार्टिकुलरली इसको नहीं दिया जाता, लेकिन इसके अंदर एक्टिविटी होती है। और एंटीडेसिव मतलब कि जो भी कफ सिरप होते हैं उनमें भी हमारा ये देखने को मिलता है। उसके बाद हिप्नोटिक, तो वही चीज़ें सेडेशन वगैरह भी हमें इसके अंदर थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसके अंदर हमारी 2 फेनाइल रिंग हो जाती है। उसके बाद हमारा सिंपल सा वही हमारा जो भी हम लोगों ने H1 एंटागोनिस्ट का नॉर्मल स्ट्रक्चर देखा उसी तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। और डॉट HCl यानी कि हमारा हाइड्रोक्लोराइड भी देखने को मिलता है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल है। जैसा देखिए, एक चीज़ आप लोग समझिए कि जितनी भी H1 एंटागोनिस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लगभग सेम ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, ये सिंपल सी बात है, हमारे इस H1 हिस्टामीन को हटा के खुद जाके इसके रिसेप्टर पे बाइंड हो जाते हैं और यहाँ पे इसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं और हमारा एक्शन यहाँ पे इनहिबिट हो जाता है। तो डाइफेनहाइड्रामीन एक्ट्स एज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट H1 रिसेप्टर, इट रिवर्स द इफेक्ट ऑफ हिस्टामीन ऑन कैपिलरीज रिड्यूसिंग एलर्जिक सिम्टम्स। तो वही चीज़ है कि हमारा H1 रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है और हिस्टामीन के जो भी इफेक्ट है उनको रिड्यूस कर देता है। इट वर्क्स ऑन H1 रिसेप्टर फाउंड ऑन द, अब यहाँ पे देखो ये कहाँ के मतलब कौन से H1 रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, क्योंकि H1 रिसेप्टर हमारी बॉडी में बहुत डिफरेंट जगह होते हैं। तो जो हमारे रेस्पिरेटरी स्मूथ मसल्स के H1 रिसेप्टर हो गए, वास्कुलर एंडोथेलियल सेल्स के, GIT कार्डियक टिश्यूज, इम्यून सेल्स, यूट्रस एंड CNS न्यूरॉन्स, तो इन सभी के जो H1 रिसेप्टर थे वहाँ पे ये जो है अपना एक्शन दिखाता है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो प्रॉपर्टीज मतलब यहाँ पे ये हमारा व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है और अल्कोहल में भी थोड़ा सॉल्युबल देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये वेल क्लोज्ड और इसको हम लोग यहाँ पे डार्क कलर्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में रखते हैं और हमारा GIT से वेल अब्जॉर्ब हो जाता है। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लिवर से मेटाबलाइज हो जाता है और यूरिन से हमारा ये बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज वगैरह। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके सिंथेसिस के बारे में, ठीक है, तो इसका सिंथेसिस हम लोग देखेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। तो देखिए सिंथेसिस इसका बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ खास आप लोग को नहीं करना है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे डाइफेनहाइड्रामीन का स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले देखिए आप लोग को इसका स्ट्रक्चर याद कर लेना है। अब इसके स्ट्रक्चर में देखिए आप लोग को करना क्या है कि यहाँ पे देखिए ये जो इतना पार्ट है ये आप लोग को सबसे पहले ले लेना है। जैसे ये हमारा हो जाता है डाइफिनाइल मीथेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोगों ने डाइफिनाइल मीथेन ले लिया। देखिए ये बिल्कुल सेम ही है, बस यहाँ पे CHO की जगह आप लोग को CH2 यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। और इसके बाद इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं अपने, मतलब इसका ब्रोमिनेशन हम लोग करा देते हैं। ब्रोमिनेशन कराने पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे CH यहाँ पे एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर हमारा Br आ जाता है, ठीक है। और ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है डाइफिनाइल ब्रोमोमीथेन में। अब उसके बाद हम लोग कुछ नहीं करते, उसके बाद हम लोग यहाँ पे मेन जो अपना ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप हमारा यानी कि डाई इथाइल अमीनो इथेनॉल, ये हमारा ग्रुप होता है। इसी को लाके यहाँ पे इसमें हम लोग अटैच कर देते हैं और अटैच होने के बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से हमारा H और यहाँ से हमारा Br, ठीक है, ये हमारे रिमूव हो जाता है। और यहाँ पे ये जो है हमारा देखिए यहाँ से HBr रिमूव हो जाता है और हम लोग यहाँ पे Na2CO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और हमें यहाँ पे अपना डाइफेनहाइड्रामीन सिंपली देखने को मिल जाता है। तो बहुत इसकी सिंथेसिस बहुत सिंपल होती है बाकी ड्रग से कंपेयर करेंगे तो। और उसके बाद कुछ नहीं करना, हमारा डाइफेनहाइड्रामीन बन गया। अब हम लोग यहाँ पे हाइड्रोक्लोराइड एसिड की से इसकी रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे यहाँ पे बन जाता है डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है। यूजेज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यूजेज यहाँ पे जैसे इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग, तो देखिए सबसे मेन चीज़ तो वही है कि हमारा एंटी हिस्टामिनिक एजेंट होता है, सबसे मेजर यूज तो वही हो गया। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नोजिया वगैरह, वोमिटिंग, डिजीनेस, ठीक है। और यहाँ पे मोशन सिकनेस, देखिए मोशन सिकनेस क्या होता है, जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि या तो आप लोगों को खुद भी ऐसा होता होगा कि कुछ लोग यहाँ पे कार वगैरह में ट्रैवल करते हैं तो उनको क्या होता है कि वोमिटिंग वगैरह होने लगती है, ठीक है। यानी मोशन की वजह से, मतलब जब मोशन में होते हैं वो लोग तो उनको यहाँ पे थोड़ा वही वोमिटिंग वगैरह हो गया, नोजिया वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें देखने को मिलने लगती है। तो उसको ट्रीट करने के लिए भी यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। बाकी इट कैन ऑल्सो भी यूज्ड एज एंटीडेसिव, एंटी पार्किंसन एंड सीडेटिव ड्रग, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोगों ने देखा ही। बाकी यहाँ पे एलर्जीज के ट्रीटमेंट में तो इसका यूज़ होता ही है। और इनसोम्निया यानी कि अगर नींद वगैरह बहुत अच्छे से नहीं पड़ रही है तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे पहली ड्रग। नाउ सेकंड ड्रग की बात करें तो हमारा जाता है ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा स्टार ड्रग है। देखिए जितनी भी हमारी स्टार ड्रग है उनको हम लोगों ने पहले देख लिया, ठीक है। यानी पहले हम लोग उनको अच्छे से देख लेंगे ताकि आप लोग समझ जाओगे कौन इंपॉर्टेंट है। तो पहले दूसरे तीसरे पे हम लोग वही अपनी स्टार ड्रग्स देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक टाइप का, ये भी हमारा एक टाइप का सीडेटिंग एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होता है, यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ कोल्ड एंड एलर्जी मेडिकेशंस टू रिलीव एलर्जी सिम्टम्स एंड एड इन स्लीप, ठीक है। और बाकी स्लीप वगैरह के लिए भी इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारा इसका कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की
तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका भी वही सिंपल है कि ट्राइप्रोलिन हमारा H1 रिसेप्टर पे बाइंड होता है, उसके बाद हिस्टामिन के एक्शन को इनहिबिट कर देता है, ठीक है, और जो भी हमारे सिम्टम्स हैं वो रिलीव हो जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जीआईटी से एब्जॉर्ब हो जाता है। मेटाबॉलिज्म इसका कार्बोक्सिलेशन के थ्रू होता है, और यहाँ पे यूरिन हमारा जो है यूरिन से एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो प्रॉपर्टीज हमारा वही है कि हमारा व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ईथर में इनसॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, तो देखिए सिस ट्रांस आइसोमर, आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, तो इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे इसकी सिंथेसिस की बात करें तो इसकी सिंथेसिस देखिए थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो इसमें हम लोग यहाँ पे सिंथेसिस में हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है अपने 1 पैराटॉली इथेनॉन को लेते हैं, ठीक है, उसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे पायरोलिडीन के साथ कराते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग मैनेज रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा फॉर्म हो जाता है हमारा 4-मिथाइल 3 पायरोलिडिनो प्रोपायोफिनोन, ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म हो जाता है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे करा देते हैं अपने 2-ब्रोमोपायरिडीन के साथ, ठीक है, और यहाँ पे 2-ब्रोमोपायरिडीन के साथ क्या होता है कि हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है हमारे लिथियम की प्रेजेंस में, ठीक है, और हमारा 2 हाइड्रोजन यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे फिर हमें जो है अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे इस O की जगह हमारे यहाँ पे H आके अटैच हो गया, ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस H2 में से एक H हमारा यहाँ पे आके अटैच हो गया, ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और एक H हमारा इस Br के साथ रिमूव हो गया, तो HBr के फॉर्म में, और ये जो इतना पार्ट है ये हमारा यहाँ पे यहाँ पे आके देखिए इस तरीके से अटैच हो गया, ठीक है, मतलब ये जो हमारा ये वाला पार्ट है ये अटैच हो गया, और यहाँ से जो Br था वो हमारा यहाँ पे इस HBr के साथ निकल गया, और एक H हमारा यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास आके अटैच हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या कराते हैं, उसके बाद हम लोग सिंपली इसका डिहाइड्रेशन करा देते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब वही चीज़ है हमारा जो है वाटर का रिमूव हो जाना, ठीक है, तो वाटर देखिए यहाँ पे कैसे रिमूव होता है, यहाँ से OH और यहाँ से एक H, ठीक है, तो H2O के फॉर्म में वाटर रिमूव हो गया, और उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, और सिंपल से हमें ट्राइप्रोलिडीन का स्ट्रक्चर देखने को मिल गया, ठीक है, तो ये होता है सिंपल सा इसका सिंथेसिस। और अगर हम लोग यहाँ पे इसके यूजेज की बात करें तो यूजेज यहाँ पे वही है कि इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग ऑफ, तो देखिए सिंपल सी बात है, यूजेज थोड़ा मतलब सबका यूजेज वही है कि एंटी हिस्टामिनिक एजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जितने भी H1 एंटागोनिस्ट है उसमें आप लोग इतना ऐड कर दीजिएगा कि इसके अंदर सेडेटिव प्रॉपर्टी भी होती है, एंटी इमेटिक वगैरह भी होते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा आप लोग ऐड कर देना, क्योंकि ऐसे पार्टिकुलरली सबका यूज आप लोग याद तो कर नहीं पाओगे, ठीक है, तो वही है। बाकी इट ऑल्सो यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद कोल्ड ड्रग्स टू गेट रिलीफ फ्रॉम फीवर, ठीक है, इट हेल्प्स रिलीव सिम्टम्स सच एज स्नीजिंग, रनी नोज, इची। और उसके बाद हम लोग बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे जो है जनरली कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, जैसे स्यूडोएफेड्रिन हो गया, ठीक है, इन ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स रिलेटेड टू कोल्ड एंड एलर्जीज, ठीक है, तो इनके ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे इसके स्यूडोएफेड्रिन के कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे सेकेंड ड्रग। नाउ बात करें हम लोग यहाँ पे अपने थर्ड ड्रग के बारे में, तो आ जाता है प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड। अब देखिए प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा जो है एक हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट फॉर्म होता है प्रोमेथाजीन का। देखिए जिसके भी आप में जिसमें भी आप लोग को हाइड्रोक्लोराइड आगे लगा मिल जाए तो आप लोग समझिए कि वो हमारा जो है एक सॉल्ट फॉर्म हो गया ड्रग का, ठीक है। बाकी ड्रग हमारी मेन यही है, प्रोमेथाजीन ही है, ठीक है, ये हमारा इसका सॉल्ट फॉर्म हो गया, यानी इसमें सिंपल कुछ नहीं, HCl हम लोग अटैच कर देते हैं, विच इज अ फिनोथायाजीन डेरिवेटिव। तो ये हमारा एक फिनोथायाजीन डेरिवेटिव होता है जिसके अंदर हमारी एंटी हिस्टामिनिक, सिडेटिव और एंटी इमेटिक प्रॉपर्टी होती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है कि हमारे H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है और और इसके साथ साथ यहाँ पे इसके अंदर जो है एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी भी होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये हमारा जो है ब्रेन वगैरह पे भी, अपने नर्वस सिस्टम पे भी अपना एक्शन शो करता है, ठीक है। It also have weak to moderate affinity for dopamine, serotonin और adrenergic receptor as antagonist। यानी कि यहाँ पे देखिए ये जो हमारे डोपामीन, सेरोटोनिन और एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं उनको भी यहाँ पे ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। मतलब थोड़ी बहुत उसके लिए भी यहाँ पे इसके अंदर एफिनिटी होती है, यानी वहाँ भी जाके ये इनको ब्लॉक करने की एफिनिटी रखता है। और ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, मतलब ये सारे मतलब इनके एक्शंस को इनहिबिट कर देगा। अगर डोपामीन कुछ भी कर रहा है तो उसके एक्शन को इनहिबिट कर देगा। प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज हमारा सिंपल है कि ये हमारा व्हाइट येलो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में इसका स्टोरेज करते हैं हम लोग। और इसका भी हमें सिंथेसिस पढ़ना है। और सिंथेसिस की बात करें तो इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, अपना जो है फिनोथायाजीन के साथ हम लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, फिनोथायाजीन को लेते हैं और उसके बाद इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे अपने NaNH2 की प्रेजेंस में करा देते हैं, जिसमें क्या होता है हमारे यहाँ पे NH3 ग्रुप यहाँ पे रिमूव हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है हमारा, देखिए यहाँ से हमारा NH2 और एक H, ठीक है, NH3 अलग हो गया और यहाँ पे ये Na हमारा आके अटैच हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे फिर इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे इसके साथ करा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाता है 2NN डाईमिथाइल अमीनो प्रोपाइल क्लोराइड।
यहाँ पे ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों मिलके हमारे यहाँ पे फाइनली प्रोमेथाजीन का स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी सिंथेसिस देखने को मिलती है। और यूजेस की बात करें तो यूजेस हमारा वही है कि इट इज़ यूज्ड एज सेडेटिव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया, ठीक है। तो मतलब वही है, सेडेटिव की तरह भी इसका यूज़ कर सकते हैं, एंटीमेटिक प्रॉपर्टी भी होती है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये जो है एनेस्थेटिक प्री मेडिकेशन, यानी कि एनेस्थीसिया देने से पहले हम लोग यहाँ पे इसको देते हैं थ्रू इंट्रामस्कुलर रूट विद एट्रोपिन एंड मेपेरेडिन, ठीक है। तो उसके साथ एनेस्थीसिया से पहले भी यहाँ पे इसका जो है यूज़ किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, अब हम लोग यहाँ पे जितनी भी ड्रग देखेंगे उसका आप लोग को ना सिंथेसिस वगैरह पढ़नी है ना कुछ पढ़ना है, और ये सारी ड्रग्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो इसको देखिए आप लोग एक नज़र डाल लीजिए। बाकी देखिए जैसा आप लोग देख ही रहे हैं कि ये सारी ड्रग्स जितना देखने वाले हैं आप लोग, इनका स्ट्रक्चर ना इसी तरीके से बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो देखिए अगर आप लोग सच में इतने कैपेबल हैं कि आप लोग इन सारी ड्रग्स का स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं, इतना आप लोग की मेमोरी बहुत अच्छी है। देखिए बात यहाँ पे मेमोरी की नहीं होती है। देखिए हम मानते हैं आप लोग याद कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन मेन बात यह है कि क्या क्या याद करोगे आप लोग। मतलब अभी तो इतनी ही है ना, ये तो सिर्फ H1 एंटागोनिस्ट, ये तो सिर्फ एंटी हिस्टामिनिक है। इसी तरीके से आप लोग को पता नहीं कितनी ड्रग्स पढ़नी है, उसके बाद आप लोग को पता नहीं कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे याद रखोगे। मतलब लाइक मेरे हिसाब से तो नहीं पॉसिबल है। बाकी आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है ना, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, आप लोग बस इसका स्ट्रक्चर एक बार नज़र डाल लेना। अगर आप लोग को याद करना है तो आप लोग याद कर लेना, ठीक है। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे कि क्या क्या है, ठीक है। तो वो आप लोग बस देख लेना। तो डायमंड हाइड्रीनेट की बात करें तो ये हमारे कॉम्बिनेशन ड्रग होता है। अच्छा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमारे कॉम्बिनेशन ड्रग होता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा डाइफेनहाइड्रामीन होता है, कितना 53 से 55%। देखिए ये हमारा डाइफेनहाइड्रामीन का स्ट्रक्चर हो गया। और इसके अंदर हमें यहाँ पे 8 क्लोरथियोफाइलिन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये हमारा 44 से 47% देखने को मिलता है। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे ये 8 क्लोरथियोफाइलिन हो गया, डायमंड हो गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें यहाँ पे डायमंड हाइड्रेट का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका, देखिए इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा सा नहीं पता है। बाकी चूंकि ये H1 एंटागोनिस्ट है तो सिंपल सी बात है, ये भी हमारा जो है H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है होगी। और यहाँ पे मेनली जो है इसका जो है हमारे ब्रेन का जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, ठीक है, वहाँ पे इसका इफेक्ट जो है ज़्यादा देखने को मिलता है वेस्टिबुलर रीजन पे। और यूजेज की बात करें तो यूजेज हमारा वही है कि हमारा ये मोशन सिकनेस, ठीक है, नोजिया, वोमिटिंग, उसके बाद ईयर कंजेशन, अगर ईयर में कुछ मतलब ऐसा कंजेस्टेड हो गया है तो वहाँ पे भी इसका थोड़ा बहुत यूज होता है, क्योंकि वेस्टिबुलर रीजन हमारा थोड़ा सा इसी ईयर से रिलेटेड होता है ब्रेन का। और उसके बाद जो भी अदर वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डॉक्सिलामीन सक्सिनेट के बारे में तो देखिए ये हमारा एक टाइप का पायरिडीन डेरिवेटिव होता है और H1 एंटागोनिस्ट होता है। इसके अंदर सेडेटिव प्रॉपर्टी होती है, H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है। और उसके बाद यहाँ पे वही चीज़ है कि जब ये सब ब्लॉक करेगा तो हमारा पेन, इचिंग और ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे इसका कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है H1 रिसेप्टर का, और वही चीज़ है कि एंटी हिस्टामिनिक और सेडेटिव इफेक्ट भी होता है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे जो है मास्कुरेनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा आई होप M1 M2 रिसेप्टर वगैरह, ठीक है, तो उनको भी यहाँ पे थोड़ा सा एंटागोनाइज करता है, यानी उनको भी ब्लॉक करने का काम करता है। यूजेस की बात करें तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हमारा एलर्जी, फीवर, कॉमन कोल्ड, इन सबको रिलीव करता है, ठीक है। स्नीजिंग, रनी नोज, वाटरी आइज, स्किन रैश, और उसके बाद यहाँ पे इंसोम्निया, इसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज होता है। देखिए यहाँ पे ये जो कंटेंट आज हम लोग देख रहे हैं ये टोटल हमारा आई थिंक 31 से 32 पेज का कंटेंट होने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम टेकिंग था इसको बनाना, ठीक है। आप लोग देख ही रहे हो इतने सारे स्ट्रक्चर बना पाना, उसके बाद इस तरीके से बनाना, ठीक है, तो काफ़ी टाइम लग गया इसमें। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्लेमास्टिन फ्यूमारेट इज द फ्यूमारिक एसिड साल्ट ऑफ क्लेमास्टिन, ठीक है, तो ये हमारा फ्यूमारिक एसिड सॉल्ट होता है क्लेमास्टिन का। और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर भी हमारा एंटी हिस्टामिनिक के साथ साथ एंटी मास्कुरेनिक और मॉडरेट सेडेटिव प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ठीक है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारे यहाँ पे वही है कि H1 एंटागोनिस्ट को ब्लॉक करता है और उसके बाद हिस्टामिन के इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। यूजेस की बात करें तो हमारे यहाँ पे एंटी हिस्टामिनिक होता है, एंटी मास्कुरेनिक यानी मास्कुरेनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है, और सेडेटिव प्रॉपर्टीज भी होती हैं। उसके बाद एलर्जिक कंडीशन जैसे सजेस्ट कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, तो कंजक्टिवाइटिस जैसे आंखों के अंदर जो भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। आप अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा लहर भी ऐसी चली थी तो उसको ट्रीट करने के लिए, और अर्टिकारिया यानी कि वही जो हमारे स्किन में थोड़ा सा रेडनेस, थोड़ा बम्प्स वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो उनके ट्रीटमेंट में हमारे यहाँ पे यूज होता है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने डाइफेन पायरालीन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा एक टाइप का एंटी हिस्टामिनिक एजेंट होता है।
एलर्जी को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, H1 रिसेप्टर पे बाइंड होता है, एंटी काफ़ी पोटेंट होता है, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे इसका कुछ इस तरीके से होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो है एलर्जीज वगैरह को ट्रीट करने के लिए यूज होता है और हिस्टामिन के साथ कम्पीट करता है H1 रिसेप्टर पे बाइंड होने के लिए, सिंपल सी बात है। उसके बाद हिस्टामिन इफेक्ट को सप्रेस करता है और उसके बाद टेम्परेरी रिलीफ हमें देखने को मिलती है, ठीक है। यूजेज की बात करें तो यहाँ पे ये हमारा जो है एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नोज में जो भी हमारे यहाँ पे कह सकते हो एलर्जी वगैरह हो जाती है, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ हे फीवर, ठीक है, तो उसमें भी हमारे यहाँ पे काफ़ी यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक स्किन डिसऑर्डर्स, ठीक है, तो स्किन रैशेज वगैरह हो गए, उनके ट्रीटमेंट में भी यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है ना। उसके बाद हम लोग बात करें अपने ट्राइपेलेनामीन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में, तो ये भी हमारे यहाँ पे एक टाइप का एथाइलिन अमीन डेरिवेटिव होता है। इसके अंदर हमारी एंटी हिस्टामिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है। ट्राइपेलेनामीन हाइड्रोक्लोराइड हमारा हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट होता है ट्राइपेलेनामीन का, और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये हमारा जो है H1 रिसेप्टर पे बाइंड होता है, एक हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करता है और टेम्परेरी रिलीफ हमें देखने को मिलती है। यूजेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारे यहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की कंडीशन को, मतलब अगर हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी इन्फेक्शन वगैरह एलर्जी वगैरह होती है तो उसको ट्रीट करने में ज़्यादा इसका यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है स्नीजिंग, रनी नोज, इचिंग, वाटरी आइज, रैसेज एंड अदर सिम्टम्स ऑफ एलर्जी एंड कॉमन कोल्ड में भी इसका यूज देखने को मिलता है, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने क्लोरसाइक्लिजिन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में। देखिए कुछ ड्रग्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, तो उनको आप लोग थोड़ा अच्छे से देख लेना। बाकी ये सब हमारी काफ़ी मतलब कम ही पूछी जाती हैं मेरे हिसाब से, तो थोड़ा सा वही हम लोग जल्दी जल्दी देख रहे हैं। ये भी हमारा फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन होता है और फिनाइल पाइपराजिन क्लास से बिलोंग करती है। स्ट्रक्चर हमारा इसका कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारा सिंपल H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, एंटी मास्कुलिनिक एक्टिविटी भी थोड़ी बहुत होती है, और ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी और उसके बाद एंटी कोलिनर्जिक और एंटी इमेटिक एजेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बात करें हम लोग यहाँ पे मैक्लीजिन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में, तो मैक्लीजिन हाइड्रोक्लोराइड भी हमारा हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट होता है मैक्लीजिन का। उसके बाद यहाँ पे एक सिंथेटिक पाइपराजिन होता है और उसके अंदर भी एंटी इमेटिक, सिडेटिव और H1 एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टी होती है। स्ट्रक्चर हमारा इसका कुछ इस तरीके से होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारा यहाँ पे वही है कि H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो भी हमारे कैपिलरी, ब्रोंकियल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स पे जो भी हमारा हिस्टामिन का एक्शन होता है उसको यहाँ पे रोकने का काम करता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा मोशन सिकनेस होता है तो उसको ट्रीट करने में इसका यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे प्रेगनेंसी के टाइम यहाँ पे नोजिया के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद एंटी इमेटिक और लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है, ठीक है ना। ब्यूक्लिजिन हाइड्रोक्लोराइड की बात करें तो यहाँ पे ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा सॉल्ट फॉर्म होता है ब्यूक्लिजिन का, और ठीक है। और उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है कि हमारे हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है। यूजेज की बात करें तो हमारा हाईली लिपिड सॉल्युबल होता है, ठीक है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को इजिली क्रॉस कर जाता है। एंटी डिप्रेशन की तरह भी यहाँ पे इसका मतलब यूज्ड एज CNS डिप्रेसेंट, यानी कि जो है CNS को शांत करने, मतलब वही चीज़ है कि सिडेशन वगैरह में इसका यूज होता है, ठीक है। एंटी हिस्टामिन, एंटी कोलिनर्जिक और लोकल एनेस्थेटिक की तरह भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो मतलब ये एनेस्थीसिया में भी यूज किया जा सकता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने जो है क्लोरफेनिरामिन मैलिएट के बारे में, तो ये भी हमारा H1 रिसेप्टर ब्लॉक एंटागोनिस्ट होता है, वेरियस एलर्जिक रिएक्शंस में यूज होता है। इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। और यूजेस की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो भी एलर्जी, कॉमन कोल्ड, वाटरी आइज, इची नोज, इन सब से हमारा रिलीव करता है। और उसके बाद यहाँ पे इसको जो है हमारे कुछ अदर ड्रग जैसे हाइड्रोकोडोन हो गया, ठीक है, फिनाइल प्रोपेनोलोमीन हो गया, ठीक है, तो उसके साथ हमारे कॉम्बिनेशन में भी इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है, जाता ही है। और बात करें 13th ड्रग के बारे में तो हमारा क्या फेनिडामिन टार्ट्रेट, तो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन होता है। इसके अंदर हमारा एपेटाइट डिप्रेशन प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये हमारे भूख को थोड़ा सा शांत करने वाली प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद यहाँ पे इसका जो है नेचुरली एक्टिंग हिस्टामिन पे इसका इफेक्ट होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से हो गया इसका। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है कि हमारा यहाँ पे एंटागोनाइज करता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन को बाय बाइंडिंग ऑन H1 रिसेप्टर। उसके बाद यहाँ पे एलर्जिक सिम्टम्स को रिलीव करता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्नीचिंग, रनी नोज, इचिंग, वाटरी आइज, इन सबसे हमारे यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे ट्राइमेप्राजिन टार्ट्रेट के बारे में, तो ये भी हमारे यहाँ पे एक प्रोमेथाजिन डेरिवेटिव होता है, टार्ट्रेट सॉल्ट होता है, ठीक है। एंटी हिस्टामिनिक एजेंट होता है, उसके साथ साथ सिडेटिव और हिप्नोटिक और एंटी इमेटिक प्रॉपर्टी भी होती है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो वही है, ये हमारे H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। और यूजेज की बात करें तो हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ इसका हम लोग जो है एलर्जिक और इन्फ्लामेटरी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए इसका यूज करते हैं। और नेक्स्ट हो गया हमारे यहाँ पे सिप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है।
तो यहाँ पे ये भी हमारा एक फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन होता है, और यहाँ पे ये सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट भी होता है, ठीक है, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर देखने को मिलती है। देखिए इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं से हमें जो है हमारा एक ट्राइप्रोलिडीन का स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारा एक पोटेंट एंटागोनिस्ट होता है H1 रिसेप्टर पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इन हाई कंसंट्रेशन इट आल्सो हैज एंटी कोलिनर्जिक एंड एंटी डोपामिनर्जिक एक्टिविटी, मतलब अगर इसको ज़्यादा दिया जाए ज़्यादा कंसंट्रेशन में तो यहाँ पे एक एंटी कोलिनर्जिक और एंटी डोपामिनर्जिक एक्टिविटी भी शो करता है। उसके बाद यूजेस की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे एलर्जिक कंडीशन, और उसके बाद एपेटाइट स्टिमुलेंट, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सम एंटी सेरोटोनिन एक्टिविटी भी इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भूख वगैरह को थोड़ा बढ़ाने में भी यहाँ पे इसका यूज होता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने नेक्स्ट ड्रग के बारे में, तो ये आ जाता है एजाटाडीन मैलिएट। तो देखिए ये हमारी लास्ट ड्रग हो जाती है हमारी फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन में। तो ये हमारा डाईमैलिएट सॉल्ट होता है, ठीक है। और बात करें यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारा एक पोटेंट H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, इफेक्ट को रिड्यूस करता है। और यूजेस की बात करें तो यहाँ पे ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी म्यूकोशल कंजेशन के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। और उसके बाद जो भी एलर्जिक राइनाइटिस होता है, ठीक है, तो वही नोज वगैरह का जो भी इन्फेक्शन हो गया उसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज होता है, हमें देखने को मिलता है। तो देखिए ये हो गया हमारे यहाँ पे कंप्लीट फर्स्ट जनरेशन के ड्रग्स। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट के बारे में। तो देखिए ये हमारी क्या होती हैं, दीज आर द न्यू जनरेशन एंटी हिस्टामिन्स दैट आर लेस लाइकली टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर रिजल्टिंग अ मिनिमल सेडेशन। यानी ये क्या होता है, ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को इजिली क्रॉस नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके अंदर हमें यहाँ पे सेडेशन वगैरह बहुत ही मतलब मिनिमल ही देखने को मिलता है, ज़्यादातर नहीं होता है, या फिर होता भी है तो बहुत स्लाइड सा होता है। अब देखिए दे आर डिजाइन टू प्रोवाइड इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम एलर्जी सिम्टम्स विद फीवर सेडेटिव इफेक्ट्स कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन। यानी कि इसके अंदर हमारे यहाँ पे फीवर सेडेटिव इफेक्ट, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में हमारा बहुत कम या फिर बिल्कुल ना के बराबर सेडेटिव इफेक्ट होता है। और ये हमारा इफेक्टिवली जो है एलर्जी सिम्टम्स, यानी कि हिस्टामिन की वजह से जो भी एलर्जी वगैरह होती है उनको ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारे सिलेबस के हिसाब से इसके अंदर हमें 5 ड्रग पढ़नी है। बाकी अगर हम लोग एक्चुअल बात करें ना, तो एक्चुअल में जो हमारी लोराटिडीन है, सेट्रिजीन है और लीवोसेट्रिजीन है, यही हमारी सेकंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट होती है। ये जो हमारी फर्स्ट वाली ड्रग है तो इसमें अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं हो पाया कि ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है कि सेकंड जनरेशन है, ठीक है। और बाकी पढ़ते तो हम लोग इसको सेकंड जनरेशन में ही है। और बाकी ये जो क्रोमोलिन सोडियम है ये हमारा मास्ट सेल स्टेबलाइजर होता है, ये हमारा एंटी हिस्टामिनिक एजेंट होता ही नहीं है एक हिसाब से देखें तो क्यों नहीं होता वो हम लोग अभी इसको देखेंगे, तो उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। बाकी एस्टेमिजोल की बात करें तो देखिए एस्टेमिजोल हमारा एक टाइप का पोटेंट एंटी हिस्टामिनिक एजेंट होता है, और इसका यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफ़ी लॉन्ग देखने को मिलता है, ठीक है। और एट हायर डोजेज, मतलब कि हाई डोज में यहाँ पे ये हमारा एरिथमिया, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये जो ड्रग है ना ये ज़्यादातर देशों में आज के दिन में बैन हो चुकी है, क्योंकि होता क्या है कि ये हमारा एरिथमिया कॉज कर देता था, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 1999 से यहाँ पे ये विड्रॉ कर ली गई मार्केट से। मतलब अभी कुछ ऐसी जगह यहाँ पे चलती है, बट ज़्यादातर देशों में ये बैन हो चुकी है ड्रग हमारी, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए हमारा कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए इसका भी वही है कि हमारे यहाँ पे जो भी हमारे गट, यूट्रस, लार्ज ब्लड वेसल्स, ब्रोंकियल मसल्स, वहाँ पे जो हमारे H1 रिसेप्टर देखने को मिलते हैं वहाँ पे ये हमारा बाइंड हो जाता है और ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और सिंस एस्टिमेजोलो डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर इजिली इट बाइंड्स टू द पेरिफेरल H1 रिसेप्टर। देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, जैसे आप लोग को पता होगा जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है तो वहाँ पे हमारा ब्रेन वगैरह नहीं होता, हमारी नर्व्स होती हैं, तो वहाँ पे ये बाइंड होता है, लेकिन ये ब्रेन वगैरह के अंदर नहीं जा पाते क्योंकि ये इजिली क्रॉस नहीं कर पाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सेडेशन वगैरह नहीं देखने को मिलता है। बट आज के दिन में तो ये है ही नहीं, तो कुछ बहुत ज़्यादा खास फायदा है नहीं। बाकी यूजेस की बात करें तो इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एलर्जिक सिम्टम्स सच एज राइनाइटिस एंड कंजक्टिवाइटिस। तो पता ही है राइनाइटिस मतलब हमारा नोज वगैरह का इन्फेक्शन हो गया, कंजक्टिवाइटिस मतलब ईयर आइज वाला जो भी इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। नाउ लोरेटिडिन की बात करें तो लोरेटिडिन हमारा यहाँ पे देखिए ये हमारा एक टाइप का एजो आइजोमर होता है सिप्रोहेप्टिडिन का। तो अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने जब सिप्रोहेप्टिडिन देखा था तो उसमें क्या था, देखो उसका भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ऐसा ही था, बस यहाँ पे डिफरेंट क्या आ जाता है, यहाँ पे हमारा जो है एजो यानी नाइट्रोजन ग्रुप हमारा आ जाता है, बस यही हमारा इसमें डिफरेंट होता है, ठीक है। और बाकी ये हमारा एक सेकंड जनरेशन होता है। और उसके बाद यहाँ पे इसका यूज हम लोग एलर्जिक राइनाइटिस और अल्टिकारिया के ट्रीटमेंट में करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारा एक कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है। और
एट पेरिफेरल H1 रिसेप्टर, ठीक है। तो जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो भी H1 रिसेप्टर होते हैं वहाँ पे ये काम करता है और इट इनहिबिट द एक्शन ऑफ हिस्टामिन एंड टेम्परेरी रिलीफ नेजल कंजेशन एंड वाटरी आइज कॉज्ड बाय हिस्टामिन। नाउ यूजेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे वही है कि इसका यूज हम लोग कॉम्बिनेशन में स्यूडोएफेड्रिन के साथ करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है। तो सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस के ट्रीटमेंट में हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। नाउ सेट्रिजीन की बात करें तो देखिए ये हमारा बहुत ही कॉमनली, बल्कि इसका भी हमारा जो नेक्स्ट ड्रग है, ठीक है, जो कि इसका कह सकते हो हमारा यहाँ पे लिवोफॉर्म है, ठीक है। तो वो हमारा सबसे ज़्यादा यूज होता है आज के दिन में। लेवोसेट्रिजीन हमारा सबसे मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है आज के दिन में, ठीक है। तो सेट्रिजीन की बात करें तो ये हमारा एक ओरली एक्टिव सेकंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट होता है। ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को पुअरली पेनिट्रेट कर पाता है, इसीलिए यहाँ पे हमें सेडेशन वगैरह ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, मतलब बहुत ही माइल्ड होता है, थोड़ा बहुत ही। स्ट्रक्चर हमारा इसका कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारा मेन वही है कि इट मेनली एक्ट्स बाय सीडेटिव इनहिबिशन ऑफ पेरिफेरल H1 रिसेप्टर, यानी कि हमारे पेरिफेरल H1 रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इट हैज़ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्टिविटी, यानी कि ये जो है बहुत तेज एक्शन भी शो करता है और बहुत लॉन्ग टाइम तक भी शो करता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका यूज काफ़ी ज़्यादा आज के दिन में होता है। मतलब इसका भी जो लिवो फॉर्म होता है वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। यूजेस की बात करें तो इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी एलर्जिक सिम्टम जैसे रनी नोज, इचिंग, स्किन रैशेज, उसके ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने लिवोसेट्रिजीन के बारे में तो देखिए ये हमारी आज के दिन में बहुत ही मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीहिस्टामिन ड्रग होती है, क्योंकि ये हमारी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। पहली बात ये हमारा सिडेशन वगैरह कॉज नहीं करती है। दूसरी बात यहाँ पे ये सेट्रिजीन के मुकाबले भी काफ़ी इफेक्टिव होती है और मतलब ये काफ़ी एक जो है इफेक्टिव ड्रग आज के दिन में है, ठीक है। तो इट इज़ लिवोरोडेटरी इनहेंसियोमर ऑफ सेट्रिजीन। तो वही चीज़ है कि सेट्रिजीन का ये लिवोरोडेटरी फॉर्म होता है। लिवोरोडेटरी, डेक्स्ट्रोरोडेटरी, आई होप थोड़ा बहुत आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़े हो तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ये हमारा एक लिवोरोडेटरी इनहेंसियोमर होता है, ठीक है। और ये हमारा 30 टाइम मोर एक्टिव होता है डेक्स्ट्रो फॉर्म से, मतलब ये हमारा लिवो फॉर्म हो गया, उसका जो डेक्स्ट्रो फॉर्म है उससे ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इट इज़ रैपिडली एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इसको हम लोग ओरली ले सकते हैं, ओरली लेने के बाद बहुत तेज एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद पुअरली मेटाबोलाइज होता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म इसका बहुत स्लो होता है, जिसकी वजह से इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। और स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए इसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। और बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारा वही है कि हमारा एक एक्टिव एनेंशियोमर होता है सेट्रिजीन का, और उसके बाद यहाँ पे H1 रिसेप्टर के लिए इसकी एफिनिटी ट्वाइस होती है, मतलब कि सेट्रिजीन के मुकाबले लिवोसेट्रिजीन H1 रिसेप्टर पे दुगना बाइंड होने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत इसका, वैसे इसका कोई मेडिसिनल यूज बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इफेक्टिव होता है, ठीक है। और भी चीज़ों में ये अच्छा होता है सेट्रिजीन से। इट सेलेक्टिवली बाइंड्स टू H1 रिसेप्टर एंड एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन। तो वही चीज़ है कि हमारा बाइंड हो जाता है इफेक्ट और रिड्यूस कर देता है। बाकी इसका वही है कि जो भी हमारे सीजनल एलर्जीज होती हैं उनके ट्रीटमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं इन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन ऑफ 6 years ऑफ एज एंड अबव, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका जो भी वाटरी आइज, रनी नोज, इन सबके ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। और फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करें अपने लास्ट ड्रग के बारे में तो ये आ जाता है हमारे यहाँ पे क्रोमोलिन सोडियम। तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि हम लोग इसको पढ़ रहे हैं सेकेंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट में, लेकिन एक्चुअल में ये ड्रग है ना, ये हमारी होती है मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ठीक है। मतलब अगर आप लोग थोड़ा देखोगे तो ये आप लोग को जो है मास्ट सेल स्टेबलाइजर के अंदर देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है, देखिए आप लोगों को पता होगा अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर देख के आए हो कि जो हमारी मास्ट सेल होती है, ठीक है, इसी के अंदर हमारे सारे जो भी कह सकते हो सेरोटोनिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ठीक है, और ल्यूकोट्राइन्स वगैरह, मतलब ये जो भी एलर्जी वगैरह कॉज करने वाले जो भी मेडिएटर्स होते हैं वो इसी के अंदर तो होते हैं। मतलब ये मास्ट सेल जब बर्स्ट हो जाती है, ठीक है, फट जाती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से, तभी हमारा क्या होता है, तभी हमारा ये सब रिलीज हो जाते हैं, है ना, तभी हमारा हिस्टामिन वगैरह रिलीज हो जाते हैं और तभी ये क्या करते हैं, एलर्जी वगैरह कॉज करते हैं। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो मास्ट सेल है ये हमारी बर्स्ट ही ना हो, फटे ही ना, है ना, अगर ये स्टेबलाइज हो जाए तो हमारा जब ये स्टेबलाइज हो जाएगी, जब ये बर्स्ट होगी नहीं तो हमारा हिस्टामिन बाहर आ नहीं पाएगा, जब बाहर नहीं आ पाएगा तो अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये क्रोमोलिन सोडियम क्या करता है, ये हमारा पहली बात जो है सोडियम सॉल्ट होता है क्रोमोलिन का, और ऑल्दो वी आर स्टडिंग दिस ड्रग अंडर द एंटीहिस्टामिन बट एक्चुअली इट इज़ अ मास्ट सेल स्टेबलाइजर, यानी ये एंटीहिस्टामिन ना होकर हमारा एक मास्ट सेल स्टेबलाइजर होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए एंटीहिस्टामिन क्या होते हैं, एंटीहिस्टामिन हम लोगों ने देखा वो ड्रग्स होती हैं जो कि
H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। लेकिन यहाँ पे ये कोई ब्लॉक रिसेप्टर को तो ब्लॉक कर नहीं रहा है, यहाँ पे ये मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर रहा है और इसके अंदर यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी होती है। मतलब मेनली हमारा इन्फ्लामेशन में ज़्यादा, इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि ये हमारा मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर देता है। और मास्ट सेल में सिर्फ हिस्टामिन ही होता है, हमारे बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं। इन्फ्लामेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग को पता होगा। तो इट स्टेबलाइजेज द मास्ट सेल, हेंस इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ हिस्टामिन, यानी कि वही चीज़ें कि मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर देता है, जिसकी वजह से जो भी हिस्टामिन हो गए, ल्यूकोट्राइन हो गए, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गए और जो भी और इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हैं, मतलब कि इन्फ्लामेशन कॉज करने वाले जो भी सब्सटेंस हैं, उनको यहाँ पे रिलीज होने से रोक देता है, जो कि हमारे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज करते हैं। क्योंकि यही सब चीज़ों की वजह से हमें यहाँ पे जो भी हमारा इचिंग, एलर्जी वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ना अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमारा इसका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका वही है कि ये हमारा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या करता है, ये हमारा डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल को प्रिवेंट करता है, यानी मास्ट सेल को फटने से बचाता है, बर्स्ट होने से बचा देता है, जिसकी वजह से डीग्रेनुलेशन नहीं हो पाता है। डीग्रेनुलेशन वही है कि हमारे ग्रेन्यूल्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रेन्यूल्स के अंदर से जो भी हमारा इन्फ्लेमेशन, जो भी हमारे हिस्टामिन वगैरह वो रिलीज हो जाते हैं, तो उनको यहाँ पे रिलीज होने से रोक देता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेन चीज़ ये करता क्या है, ये हमारे कैल्शियम इन्फ्लक्स को इन्फिट करता है, क्योंकि देखिए आप लोग को पता होगा कि ये सारी चीज़ें हमारे कैल्शियम की वजह से ही होती हैं, ठीक है। तो कैल्शियम बहुत मेजर रोल प्ले करता है, कैल्शियम ही जाके जब यहाँ पे बाइंड होता है तभी ये सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम इन्फ्लक्स को यहाँ पे इन्हिबिट कर देता है। यूजेज की हम लोग बात करें तो यूजेज हमारा वही है कि हमारा जो है इसका यूज हम लोग जो है ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा ये करते हैं, मतलब अस्थमा को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट तो होता नहीं है। बाकी इट्स नेजल सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर एलर्जिक राइनाइटिस, तो नेजल सोल्यूशन हमारा एलर्जिक राइनाइटिस के ट्रीटमेंट में भी इफेक्टिव होता है। तो ये थी हमारी वो ड्रग्स जो कि हमारे हिस्टामिन के H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके अपना एक्शन शो करती हैं। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने H2 एंटागोनिस्ट के बारे में, जिनका जो एक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीटली थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है हमारे H1 एंटागोनिस्ट से, यानी कि इसमें हमारी वो ड्रग्स होंगी जो हमारा हिस्टामिन का H2 रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो उस पे जाके ये ड्रग्स हमारी क्या होती हैं, हिस्टामिन की जगह, मतलब यहाँ पे ये मान लीजिए हमारा हिस्टामिन हो गया, ठीक है, और ये हमारी बिल्कुल जो है हमारी सेम इसी के जैसे दिखने वाली ड्रग्स हो गई, ठीक है। तो ये क्या करती हैं कि ये यहाँ पे हिस्टामिन की बजाय यहाँ पे खुद जाके इस H2 रिसेप्टर से बाइंड हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हमारा हिस्टामिन H2 रिसेप्टर में बाइंड होने के बाद जो भी एक्शन देता है वो सारे यहाँ पे बंद हो जाते हैं। अब मेन चीज़ यही है कि हमें यहाँ पे ये देखना है कि हिस्टामिन जब H2 रिसेप्टर पे बाइंड होता है तो एक्शन क्या होता है, मतलब हिस्टामिन जब अपने इस H2 रिसेप्टर पे बाइंड होता है तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, और आखिर ये H2 रिसेप्टर पाया कहाँ जाता है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये जो H2 रिसेप्टर है ना, इसकी वजह से हमें कोई कह सकते हो हमें यहाँ पे कोई एलर्जी वगैरह देखने को नहीं मिलती है, बल्कि ये हमारा पाया जाता है हमारी गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में, ठीक है। यानी कि जो हमारी यहाँ पे स्टमक की पैराइटल सेल्स होती हैं वहाँ पे हमें हमारा ये H2 रिसेप्टर देखने को मिलता है। और इसकी वजह से मेनली क्या होता है, इसकी वजह से हमारे स्टमक में जो है एसिड का प्रोडक्शन कह सकते हो इंक्रीज होता है, या फिर कह सकते हो मेंटेन रहता है ना। अगर ये नॉर्मली हमारा काम कर रहा है तो हमारा क्या होगा, जो हमारी स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन होता है उसके लिए हमारा ये H2 रिसेप्टर हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए कैसे क्या होता है वो हम लोग काफ़ी डिटेल में इस चीज़ से मतलब इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग ये समझ सको कि H2 रिसेप्टर से आखिर क्या क्या एक्शन देखने को मिलते हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अपने स्टमक को देखें, ठीक है, तो स्टमक की जो हमारी लाइनिंग होती है, अब देखिए इतना सभी को पता है कि हमारे स्टमक में हमारा HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक एसिड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ पे जो स्टमक में HCl होता है, आखिर ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, मतलब हमारी बॉडी में स्टमक में HCl बनाता कौन है, तो बनाती है हमारी यहाँ पे सिंपल सी पैराइटल सेल्स, ठीक है। और ये पैराइटल सेल्स कहाँ होती है, ये हमारी पाई जाती है हमारे स्टमक की लाइनिंग में, ठीक है। तो अगर इन पैराइटल सेल्स को हम लोग थोड़ा जूम करके देखें तो देखिए ये होता है हमारा पैराइटल सेल्स का कुछ इमेज, ठीक है, मतलब इस तरह की हमारी पैराइटल सेल्स देखने को मिलती हैं। अब देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा एक जनरल वे में देखें कि इसमें एसिड वगैरह कैसे प्रोड्यूस होता है, तो देखिए ये जैसे हमारा हो गया पैराइटल सेल मेन, ठीक है। अब इसके बगल में हमारी ब्लड वेसल्स वगैरह होंगी, ब्लड सप्लाई होगी, ठीक है, और इसके इस साइड में हमारा ल्यूमेन वगैरह होगा। तो देखिए सिंपल सा होता क्या है कि जैसे ये हमारी जो पैराइटल सेल्स है, तो देखिए ब्लड में हमारा क्या होता है, जैसे CO2 वगैरह होता है ना, CO2 हमारा ब्लड से कैरी होता है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जो CO2 है, ठीक है, ये हमारा एंटर करता है हमारी पैराइटल सेल्स में। और देखिए H2O वाटर तो हमारा हर जगह अवेलेबल है ना, हमारे सेल्स के अंदर वाटर की कोई कमी तो होती नहीं है। तो ये CO2 H2O मिलके क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं हमारा H2CO3, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एंजाइम कौन सा यूज होता है, कार्बनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, CA एंजाइम हमारा यूज होता है, जिसकी वजह से CO2 और H2O मिलके H2CO3 बना देते हैं। अब ये H2CO3 क्या होता है, ये हमारा बहुत ही अनस्टेबल होता है और तुरंत ही यहाँ पे डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है, किसमें, हमारा HCO3- में और H+ में।
अब देखिए SCO3 माइनस क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे हमारा एक पंप होता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे SCO3 और Cl माइनस एक्सचेंज हुआ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, SCO3 जो यहाँ पे बनता है ये हमारे कह सकते हो ब्लड में वापस चला जाता है और इसके एक्सचेंज में हमारा Cl माइनस हमारी सेल के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो SCO3 था ये तो बाहर चला गया, लेकिन ये जो H प्लस था ये क्या होता है, अब यहाँ पे हमारी पैराइटल सेल्स में हमारा एक पंप होता है गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप, या फिर हम लोग जो है इसको H प्लस K प्लस ATPase पंप भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके थ्रू ये जो H प्लस है ये हमारा यहाँ पे ल्यूमन में एंटर कर जाता है, ठीक है। और इसके एक्सचेंज में क्या होता है कि K प्लस हमारा अंदर आता रहता है। तो इससे हमें मतलब नहीं है, हमें मेनली किससे मतलब है, हमारे इस H प्लस है। तो देखिए ये H प्लस यहाँ से बाहर गया और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये जो SCO3 बाहर गया था, ठीक है, तो इसकी एक्सचेंज में हमारा Cl माइनस अंदर आया था। तो यहाँ पे देखिए जो Cl माइनस होता है, ठीक है, क्लोरीन होता है, तो यहाँ पे हमारे कुछ क्लोरीन चैनल्स होते हैं, तो इनके थ्रू भी क्या होता है, ये Cl माइनस हमारा यहाँ पे हमारी सेल से ल्यूमन में एंटर कर जाता है। अब अगर आप लोग देखिए तो हमारी सेल के ल्यूमन में क्या आ चुका है, H प्लस आ चुका है और यहाँ पे क्या आ चुका है, Cl माइनस आ चुका है। अब ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, अब आप लोग को सिंपली पता है, H प्लस और Cl माइनस मिलकर बना लेते हैं हमारा HCl, जो कि हमारा हो जाता है सिंपल सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए ये तो हम लोगों ने देखा कि ये किस तरीके से बनता है, लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारा यही गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप सबसे मेजर रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि यही तो हमारे इस H प्लस को हमारे सेल से ल्यूमन में लेके जा रहा है, जिसकी वजह से HCl बन रहा है। और ये जो गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप है, ध्यान से सुनना आप लोग, ये हमारा चलता कब है, मतलब ये काम कब करता है, ये काम तब करता है, ये काम हमारा जो है हमारे इन 3 रिसेप्टर से करता है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे यहाँ पे सेल्स में जो है पैराइटल सेल्स में 3 रिसेप्टर होते हैं। पहला होता है M3 रिसेप्टर, ठीक है, आप लोगों ने अगर 4th सेमेस्टर में पढ़ा है तो आप लोगों को थोड़ा याद होगा कि ये हमारा मस्कुलिनिक रिसेप्टर होता है हमारा एसिटाइल कोलिन के लिए, ठीक है। और एक हमारा होता है CCKB रिसेप्टर, यहाँ पे हमारा गैस्ट्रिन जाके बाइंड करता है। और यहाँ पे हमारा तीसरा जो आज की वीडियो में हमें देखना है वो आ जाता है हमारा यहाँ पे H2 रिसेप्टर, ठीक है। और ये क्या होता है, ये हमारा हिस्टामिन का रिसेप्टर होता है। तो देखिए होता क्या है कि जब यहाँ पे हमारा ये गैस्ट्रिन और एसिटाइल कोलिन ये दोनों अपने अपने रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, तो हमारा ये CO2 प्लस मतलब यहाँ पे ये हमारा जो है GS डिपेंडेंट पाथवे होता है, ठीक है। और GS में आप लोग को पता है हमारा क्या होता है, IP3 और DAC पाथवे होता है, जिसके थ्रू हमारा कैल्शियम की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है। थोड़ा बहुत आप लोग को इसके लिए जो है हमारे G प्रोटीन कपल रिसेप्टर की नॉलेज होना जरूरी है। और यहाँ पे देखिए ये जो H2 रिसेप्टर होता है ये GQ मेडिएट होता है, और GQ में क्या होता है, हमारा एडेनिल साइक्लेज पाथवे होता है, जिसके थ्रू हमारा जो हमारा ATP है वो CAMP में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये CAMP और ये कैल्शियम ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर हमारा इस गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप को रेगुलेट करने का काम करते हैं, यानी यही दोनों हमारे इसके अच्छे से काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है कि नॉर्मल वे में जो हमारा हिस्टामिन है वो हमारे इस H2 रिसेप्टर से बाइंड करता है ना, नॉर्मल अमाउंट में कह सकते हो, और यहाँ पे हमारा नॉर्मल एसिड सेक्रेशन चला करता है, जिससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे यहाँ पे एसिड सेक्रेशन हमारी बॉडी में बहुत बढ़ जाता है, तो हमें क्या चाहिए होता है, उस टाइम हमें चाहिए होता है कि यहाँ पे ये जो गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप है, ठीक है, तो यहाँ पे H प्लस की कंसेंट्रेशन थोड़ी कम हो जाए, यानी इसके लिए यहाँ पे ये पंप थोड़ा काम करना बंद कर दे या फिर थोड़ा कम कर दे, तो उसकी वजह से हम लोग क्या देते हैं, हमारा हिस्टामिन H2 एंटागोनिस्ट, ठीक है। अब ये H2 एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, इस हिस्टामिन की बजाय खुद जाके इस H2 रिसेप्टर पे बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमारा ये CMP वाला पाथवे रुक जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो पंप है ये थोड़ा सा डिक्रीज हो जाती है इसकी एक्टिविटी। देखिए एक चीज समझिए, ये जो गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप है ये इसकी वजह से तो चल रहा है, लेकिन इन दोनों की वजह से भी चल रहा है। तो वो चीज देखना है कि हाँ हम लोग H2 रिसेप्टर ब्लॉकर देके इसको तो ब्लॉक कर देंगे, लेकिन तब भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो वहां पे वही चीज है कि ये जो H2 एंटागोनिस्ट होते हैं ये हमारे गैस्ट्रिक एसिड के लेवल को रिड्यूस करने के लिए दिए जाते हैं। अब देखिए आई होप अब आप लोग यहाँ पे काफी कुछ समझ गए होंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो H2 एंटागोनिस्ट आल्सो नोन एज H2 ब्लॉकर्स आर अ क्लास ऑफ मेडिकेशंस दैट रिड्यूस स्टमक एसिड प्रोडक्शन बाय ब्लॉकिंग हिस्टामिन H2 रिसेप्टर्स ऑन सेल्स इन स्टमक लाइनिंग। और कौन सी सेल्स, द H2 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन पैराइटल सेल्स, यानी कि वही चीज है कि हमारे जो H2 रिसेप्टर होते हैं ये हमारी पैराइटल सेल्स के पास हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा और भी देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही चीजें, दीज ड्रग्स आर कॉमनली यूज टू ट्रीट कंडीशंस रिलेटेड टू एक्सेस स्टमक एसिड, यानी कि जब हमारे स्टमक में एसिड का लेवल काफी बढ़ जाता है उस टाइम हम इन ड्रग्स को देते हैं। जैसे हमारी ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, जैसे GERD गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें क्या होता है हमारा जो गैस्ट्रिक एसिड होता है वो हमारे इसोफेगस की तरफ रिफ्लक्स मारने लगता है ना। पेप्टिक अल्सर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। और जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ये भी हमारा एक ऐसा सिंड्रोम मतलब ऐसी डिजीज होती है जिसमें हमारा स्टमक का एसिड जो है नॉर्मल से ज्यादा सिक्रीट होने लगता है, ठीक है। तो इन सारी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए हम लोग जो है अपनी H2 एंटागोनिस्ट ड्रग्स को देते हैं। अब देखिए यहीं पे यहाँ पे वो चीज आ जाती है कि देखिए
एक्चुअल में ना ये हमारी मेन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग नहीं होती है। हमारी मेन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स H1 एंटागोनिस्ट ही होती है, क्योंकि देखिए ये हमारा कोई भी ऐसा मतलब इचिंग या फिर कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस को नहीं रोक रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शंस हो ही नहीं रही हैं। यहाँ पे तो हमारा मेन ये जो है हमारे गैस्ट्रिक एसिड पे काम कर रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको एक्चुअल एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स नहीं कहा जाता है, बल्कि इनको यहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड इनिबिटर ड्रग्स ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ है। बाकी अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो हमें यहाँ पे 3 ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, सिमेटिडिन, फैमोटिडिन और रैनिटिडिन, जिसमें से सिमेटिडिन के बाद हमें जो है सिंथेसिस वगैरह भी पढ़नी है, क्योंकि ये हमारी स्टार ड्रग हो जाती है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए वही चीज़ है जो मैंने आप लोग को अभी बताई। बाकी देखिए एक चीज़ थोड़ा सा और भी है कि देखिए आप लोग को जनरली पता है कि जो हमारा हिस्टामीन है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हमारी मास्ट सेल से, है ना, और हमारी बेसोफिल से। लेकिन यहाँ पे देखिए जो स्टमक में हमारा जो हिस्टामीन काम करता है, तो जनरली ये जो हिस्टामीन है ये हमारी स्टमक की ECL सेल्स, ठीक है, एंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स। अब मैंने आप लोगों को बताया था जब आप लोगों ने हिस्टामीन का लेक्चर देखा हो कि हमारा ECL सेल्स भी हमारे हिस्टामीन को प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पे हमारा हिस्टामीन यही ECL सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, जो कि जाके इस H2 रिसेप्टर पे बाइंड करता है और यहाँ पे हमारे गैस्ट्रिक एसिड के लेवल को बढ़ाने लगता है। तो वही चीज़ है कि इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग देते हैं अपनी H2 एंटागोनिस्ट। तो देखिए H2 एंटागोनिस्ट आर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामीन एट H2 रिसेप्टर, यानी वही चीज़ है कि हमारा एक कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है, मतलब कि इसका शेप एंड साइज बिल्कुल हमारे हिस्टामीन के जैसा होता है और यहाँ पे हिस्टामीन को रोक के खुद जाके H2 रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है। H2 एंटागोनिस्ट बाइंड्स विथ H2 रिसेप्टर एंड ब्लॉक द हिस्टामीन फ्रॉम बाइंडिंग ऑन H2 रिसेप्टर, यानी ये खुद जाके हमारे H2 रिसेप्टर पे बाइंड हो जाती हैं और हिस्टामीन को बाइंड होने से रोकने लगती हैं। व्हेन हिस्टामीन इज अनेबल टू बाइंड टू H2 रिसेप्टर, पैराइटल सेल्स डू नॉट रिसीव द सिग्नल टू प्रोड्यूस एंड सिक्रीट गैस्ट्रिक एसिड, एज ए रिजल्ट ओवरऑल एसिड प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड। देखिए वही चीज़ है कि हमारा जैसे H2 रिसेप्टर क्या होता है, हमारा GS मेडिएटेड हमारा ये रिसेप्टर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा ATP को CAMP में कन्वर्ट करके और हमारा ये जो है K+ और H+, यानी कि वही हमारा गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप को चलाने का काम करता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जब ये हमारा ब्लॉक हो जाती हैं, ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है, तो यहाँ पे ये पाथवे थोड़ा सा हमारा इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा एसिड प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। बहुत ही सिंपल है। और देखिए ध्यान से सुनिए, यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आप लोगों से H2 रिसेप्टर के अंदर कोई भी ड्रग पूछी जाती है H2 एंटागोनिस्ट के अंदर, ठीक है, तो सब में आप लोगों को सेम यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख के आना है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सार ऑफ H2 एंटागोनिस्ट के बारे में, तो देखिए वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन कभी कभी एक बार आप लोग के एग्जाम में ये भी पूछा गया है, ठीक है, मतलब पार्टिकुलरली H2 एंटागोनिस्ट के सार के नाम से। तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये ड्रग्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। देखिए इन ड्रग्स में क्या होता है कि अगर आप लोग थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को पहचान रहे हो तो हमारा हिस्टामीन का ही स्ट्रक्चर होता है। तो हिस्टामीन के स्ट्रक्चर में ही थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करके यहाँ पे हमारी H2 एंटागोनिस्ट को बनाया गया था। मतलब अगर हम लोग देखें तो द H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट वर द रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टामीन स्ट्रक्चर एंड डेलिब्रेट सर्च फॉर अ केमिकली रिलेटेड सब्सटेंस दैट वुड एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ H2 रिसेप्टर। यानी कि H2 रिसेप्टर को जो है इनहिबिट करने के लिए पहले हमारी क्या होती है, सर्च की जा रही थी, ठीक है। तो उसी सर्च में मतलब काफ़ी जब बहुत ही डीप सर्च करी गई तो यहाँ पे देखा गया कि अगर हम लोग यहाँ पे अपने हिस्टामीन के रिसेप्टर में कुछ मॉडिफिकेशंस कर दें तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसी ड्रग्स मिल जाती हैं जो कि इस H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। देखिए एक चीज़ आप समझिए कि जैसे हिस्टामीन, अगर हमें कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट चाहिए किसी ड्रग का तो हमें बिल्कुल उसी के जैसी तो ड्रग बनानी पड़ेगी। मतलब जैसे हिस्टामीन का जो स्ट्रक्चर होगा, जब हम लोग बिल्कुल उसी से मिलती जुलती ड्रग बनाएंगे तभी तो जाके वो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की तरह बिहेव करेगा। वरना तो भाई अगर हम लोग कुछ अलग ही ड्रग बना देंगे तो वो इसके जैसा थोड़ा होगा नहीं, तो वो कैसे ब्लॉक करेगा। तो वही चीज़ थोड़ा आप लोग समझ रहे होंगे। बाकी देखिए इसके सार में हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें हम लोग सिंपली समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसके सार में क्या क्या होता है, अगर हम लोग थोड़ा सा मेन देखें तो हमें यहाँ पे जैसे एक हमारी आर मतलब कार्बन ग्रुप देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पे एक कार्बन चेन देखने को मिलती है, जिसके अंदर हमें यहाँ पे जनरली 4 कार्बन कम से कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये कार्बन चेन होती है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक टर्मिनल नाइट्रोजन एटम देखने को मिलता है, जो कि हमारा जनरली अमीन वगैरह होता है। और यहाँ पे हमारा जो है हमारा यहाँ पे एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग देखने को मिलती है। अब देखिए वैसे तो ये इमिडाजोल रिंग आप लोग को दिख रही है, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इमिडाजोल रिंग ही हो। यहाँ पे इस हेटेरोसाइक्लिक रिंग में इसके अलावा भी फ्यूरॉन, थियोफीन, थायाजोल, ठीक है, ये सारी रिंग भी हमें देखने को मिल सकती है। तो देखिए वही है इसका सार। अगर हम लोग देखें तो इमिडाजोल रिंग इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड रिंग, मतलब इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि H2 रिसेप्टर के एंटागोनिज्म में हमें इमिडाजोल रिंग ही चाहिए, कोई और रिंग भी यहाँ पे चल सकती है। बाकी यहाँ पे वही चीज़ है कि अदर हेटेरोसाइक्लिक रिंग यानी कि जैसे फ्यूरॉन, थियोफीन और थायाजोल, ये सब भी हमारे जो है H2 रिसेप्टर एंटागोनिज्म में जो है काफ़ी पोटेंट होती हैं और उसके लिए काफ़ी सिलेक्टिबल होती हैं, ठीक है, सिलेक्टिव होती हैं। इसीलिए यहाँ पे इनका भी यूज हमें देखने को मिलता है।
और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रिंग एंड टर्मिनल नाइट्रोजन एटम शुड बी सेपरेटेड बाय एटलीस्ट 4 कार्बन एटम, यानी कि वही चीज़ है। देखिए ये जो रिंग है और ये जो नाइट्रोजन एटम है, इसके बीच में कम से कम 4 कार्बन एटम हमें देखने को मिलने चाहिए, ठीक है, फॉर मैक्सिमम एंटागोनिस्ट एक्टिविटी। द टर्मिनल नाइट्रोजन ग्रुप शुड बी पोलर नॉन बेसिक फॉर मैक्सिमम एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी। तो वही चीज़ है कि ये हमारा जो है पोलर और नॉन बेसिक नेचर का होना चाहिए। तो देखिए यही है इसका सिंपल सा सार, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोग को नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि ये वैसे भी पूछा भी बहुत कम जाता है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे मेन अपने ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, जिनके बारे में आप लोग को अपने सिलेबस में पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहली ड्रग हमारी आ जाती है सिमेटिडीन। अब इसका आप लोग को सिंथेसिस भी पढ़ना है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। सिमेटिडीन वाज द फर्स्ट एजेंट। अब देखिए ये हमारी फर्स्ट एजेंट थी जो कि हमारी H2 एंटागोनिस्ट की तरह यूज की गई थी, ठीक है, मतलब यही हमारी फर्स्ट ड्रग थी। बाकी सिमेटिडीन हमारी वही है कि कॉम्पिटिटिवली बाइंड होती है हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर पे और यहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को प्रिवेंट कर देती है। अब इसका स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर होता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सेम ही है, जैसा मैंने आप लोग को बताया कि ये हमारी ब्लॉक कर देती है H2 रिसेप्टर को, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन है, गैस्ट्रिक वॉल्यूम है, एसिडिटी है, ये हमारा रिड्यूस हो जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज यही है कि ये हमारा व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, इथेनॉल में थोड़ा सा स्पेरिंगली सॉल्युबल है, और बाकी हम लोग इसको डार्क प्लेस में क्लोज्ड एयरटाइट कंटेनर में रखते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके सिंथेसिस के बारे में तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। देखो थोड़ा मतलब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है, बस सिंथेसिस इतनी भी टफ नहीं है अगर आप लोग ध्यान से देखें तो। देखिए इसकी सिंथेसिस हम लोग यहाँ पे सबसे स्टार्ट करते हैं अपने इथाइल 5 मिथाइल, ठीक है, इमिडाजोल 4 कार्बोक्सिलेट से। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका कराते हैं रिडक्शन, जिसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ पे देखिए कहीं भी यहाँ पे मेन हमें इस वाले ग्रुप में चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये क्या होता है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है CH2OH में। अब यहाँ पे देखिए ये जो इंटरमीडिएट हमें मिलता है, इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं हमारे एमिनो एथाइल थायोल से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा कुछ नहीं हो रहा है। इस ग्रुप को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए यहाँ से OH और यहाँ से H, हमारा वाटर अलग हो गया, और यहाँ पे देखिए इस CH2 से हमारा सिंपली ये वाली जो चेन है यहाँ पे आके ज्वाइंट हो गई, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपली इस तरीके से डायरेक्टली यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये जो हमें इंटरमीडिएट मिला है इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे करा देते हैं हमारे जो है डाईमिथाइल थायोसाइनो इमिडो, ठीक है, कार्बोनेट से। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा कंपाउंड है, ठीक है, इससे हम लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे ये जो SCH3 ये वाला, देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ा आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, कि ये वाला जो SCH3 है और ये जो NH2 में से एक हाइड्रोजन है, तो ये हमारा जो है CH3SH, देखिए CH3 ये हो गया और S और H यहाँ से ये अलग हो जाता है, और यहाँ पे देखिए ये यहाँ से जो है डायरेक्टली हमारा यहाँ से देखिए इस NH से, देखिए इस NH से हमारा ये वाला इतना ग्रुप जाके यहाँ से बाइंड हो गया, ठीक है। मतलब ये मैंने बस उल्टा बना दिया, बाकी सेम ही है। आप लोग देखिए ये हमारा यहाँ जाके ऐसे बाइंड हो गया। अब इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं हमारे CH3NH2 से। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए फिर से हमारा यहाँ पे ये जो SCH3 है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इससे हमारा SCH3 और इस NH2 से हमारा एक H, ठीक है, ये हमारा CH3SH, ठीक है, CH3S और यहाँ से H ये अलग हो गया, और उसके बाद यहाँ से हमारा CH3NH, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, ये हमारा देखिए NHCl3 यानी वही चीज़ है CH3NH, ये हमारा आके यहाँ पे अटैच हो गया, और सिंपली हमें यहाँ पे सिमेटिडीन देखने को मिल जाती है। तो देखिए सिंथेसिस इसकी बहुत टफ नहीं है, बस आप लोग को ये वाला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। और यूजेज की बात करें तो यूजेज हमारा वही है कि यहाँ पे हमारी जो है डिफरेंट टाइप्स के जो भी अल्सर्स होते हैं, ठीक है, और वही सारी डिजीज जिसमें हमारा बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस होता है, उन सभी को ट्रीट करने के लिए, और हमारा जैसे जो हमारे एसिड रिफ्लक्स डिसऑर्डर होते हैं जहाँ पे एसिड हमारा रिफ्लक्स मारने लगता है। रिफ्लक्स मतलब कि थोड़ा ऊपर की तरफ बहाव मारने लगता है, जैसे हमारा ईसोफेगस में, तो हमारा गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, पेप्टिक अल्सर डिजीज, हार्ट बर्न, इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। नाउ हम लोग बात करें अपने सेकंड ड्रग के बारे में, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा फेमोरिडीन। तो फेमोरिडीन भी हमारा सिंपल सा वही कॉम्पिटिटिव H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, और यहाँ पे गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इनहिबिट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। स्ट्रक्चर हमारा इसका कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारे यहाँ पे ये हमारा क्या करता है, हमारे हिस्टामिन के इफेक्ट को ब्लॉक कर देता है बाय बाइंडिंग ऑन H2 रिसेप्टर। उसके बाद इस बाइंडिंग से क्या होता है, हमारा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, गैस्ट्रिक वॉल्यूम, एसिडिटी, अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड हमारा जो भी प्रोड्यूस होता है इन रिस्पॉन्स टू। अब देखिए थोड़ा आप लोग को पता होगा कि जो हमारी स्टमक में एसिड है वो और ज़्यादा कब बढ़ने लगता है, जब हम लोग खाना खाने लगते हैं, वैसे हमारी स्टमक में एसिड का लेवल बढ़ने लगता है ताकि वो खाने को अच्छे से पचा सके। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ा इनहिबिट कर देता है, ठीक है, कि मतलब चाहे किसी भी स्टिमुलस की वजह से हमारा सिक्रेशन हो रहा हो वो इनहिबिट हो जाता है। यूजेस की हम लोग बात करें तो यहाँ पे स्टमक और इंटेस्टाइनल अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए, उसके बाद जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ये भी हमारी वो बीमारी होती है जिसमें हमारा एसिड सिक्रेशन नॉर्मल से बढ़ जाता है, और GERD वही हमारा गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है।
तो उसके ट्रीटमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं। ना बात करें हम लोग लास्ट ड्रग के बारे में, तो यहाँ पे आ जाता है रेनिडिन। तो रेनिडिन भी हमारे यहाँ पे एक नॉन इमिडाजोल। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इमिडाजोल रिंग नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे एस्ट्रो रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, और उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर हमारा इसका कुछ इस तरीके से हो जाता है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए वही चीज़ है कि रेनिटिडिन हमारा जो है दो मैकेनिज्म से काम करता है। पहला हमारा वही चीज़ है कि ये हमारा हिस्टामिन इज रिलीज्ड बाय ईसीएल एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स, ठीक है, इन स्टमक इज प्रिवेंटेड फ्रॉम बाइंडिंग, यानी कि जो हमारा हिस्टामिन रिलीज हो रहा है इससे वो हमारा प्रिवेंट हो जाता है बाइंड होने से, कहाँ, एस्ट्रो रिसेप्टर पे, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है कि जो हमारा, और जब ये ब्लॉक हो जाता है तो हमारा जो भी सब्सटेंस होते हैं कि एसिड प्रोडक्शन को मतलब प्रमोट करते हैं। अब देखिए आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि हमारा सिर्फ यही नहीं होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, बल्कि हमारा गैस्ट्रिन और एसिटाइल कोलिन ये दोनों भी होते हैं। तो ये गैस्ट्रिन और एसिटाइल कोलिन है, ये भी थोड़ा सा यहाँ पे हमारा जो है डिक्रीज हो जाते हैं, मतलब इनका जो इफेक्ट है मतलब हैव अ डिक्रीज इफेक्ट ऑन पैराइटल सेल्स, क्योंकि देखिए ये दोनों भी तो यहाँ पे मतलब अपना इफेक्ट डाल रहे हैं इस पंप पे, तो यहाँ पे इनका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ये तीनों जब मिलकर साथ में करते हैं तो इनका इफेक्ट बहुत मैक्सिमम होता है। लेकिन जब ये बाइंड ब्लॉक हो जाता है तो यहाँ पे इन दोनों की वजह से उतना इफेक्ट हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमारा सिक्रेशन लो हो जाता है। देखिए वही चीज़ है, सिक्रेशन लो होता है, सिक्रेशन बिल्कुल नहीं बंद हो जाता है, तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इट इज़ यूज टू ट्रीट अल्सर्स एंड GERD, और उसके बाद बहुत सारे कंडीशन जैसे कि हमारा जिसमें हमारा एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, उसमें हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे H2 एंटागोनिस्ट। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के बारे में। अब यहाँ पे देखिए आपके सिलेबस में जो है ये टॉपिक हमारा सिलेबस के अंदर जो है एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के अंदर ही दे रखा है, बट ये टॉपिक हमारे कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे इसीलिए अलग से जो है इंक्लूड किया हुआ है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अपने सिलेबस के हिसाब से देखें तो देखिए यहाँ पे जो गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं कहीं आप लोगों को दिखेगा कि इसको यहाँ पे एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे सिलेबस में भी देखें तो देखिए ये टॉपिक ना बिल्कुल अलग से दिया हुआ है। तो पहली बात यही है कि ये जो हमारे गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं ये हमारे एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं आप लोग को यहाँ पे इसी के अंदर इसको पढ़ाया जाता है। तो देखिए एक हिसाब से हम लोग थोड़ा सा लिंक करके बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे क्योंकि हमारे H2 रिसेप्टर का भी हमारे गैस्ट्रिक एसिड को बढ़ाने में रोल होता है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं कि हाँ ये भी हमारा एक टाइप से एंटी हिस्टामिनिक एजेंट हो जाता है। बट वैसे हम लोग देखा जाए तो ये हमारा जो है एक अलग क्लास की ड्रग है जो हमारे गैस्ट्रिक एसिड को यहाँ पे रिड्यूस करने का काम करती हैं, ठीक है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अपने गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की बात करें तो ये हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे इस प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करने का काम करती है। अब मेन चीज़ हमें यही देखना है कि ये प्रोटॉन पंप होता क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका रोल होता है हमारे स्टमक के एसिड सिक्रेशन को यहाँ पे रिड्यूस करने में। मतलब कि आप लोग को पता है कि जो हमारा स्टमक है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और इसी को हम लोग यहाँ पे सिंपल गैस्ट्रिक एसिड भी बोल देते हैं। और ये क्या करता है हमारे जो भी खाना वगैरह है, ठीक है, उसको यहाँ पे डाइजेस्ट करने में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करने में। देखिए होता क्या है कि कभी कभी हमारे स्टमक में एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, और उसी की वजह से हमें एसिडिटी या फिर जो है अल्सर वगैरह जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो उस केस में हमें क्या चाहिए, हमें कोई ऐसी ड्रग चाहिए जो कि हमारे इस एसिड के लेवल को कम कर दे। अब देखिए अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा है तो यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि इस एसिड को बढ़ाने में, ठीक है, यहाँ पे हमारे H2 रिसेप्टर का भी बहुत मेजर रोल होता है। तो देखिए अगर वो H2 रिसेप्टर की वजह से हमारा एसिड वगैरह बढ़ रहा है तो हम लोग यहाँ पे अपनी H2 एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स को देते हैं। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए अगर हमें जो है अपने एसिड को बिल्कुल ही खत्म करना है, ठीक है, मतलब हमारे जो गैस्ट्रिक एसिड है, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से मतलब उसको इनहिबिट करना है, तो हम लोग यहाँ पे जो ड्रग देते हैं वो हमारी होती है गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। देखिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पे एसिड अगर हमारी बॉडी में बनता कैसे है, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा देखें तो जैसे हमारा यहाँ पे CO2 क्या होता है, जैसे ये हमारा ब्लड वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए ब्लड में CO2 तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता ही है, ठीक है। तो CO2 क्या होता है, CO2 हमारे ब्लड से जो है ये हमारी पैराइटल सेल्स होती हैं, ठीक है, और यहीं पे एसिड बनने का काम होता है स्टमक में। तो देखिए होता क्या है कि CO2 हमारे पैराइटल सेल से हमारे ब्लड से जो है हमारी सेल के अंदर आ जाता है। अब देखिए वाटर तो हमारे पूरी बॉडी में होता ही है, सेल के अंदर भी होता है। तो ये क्या होता है कि ये CO2 और ये H2 ये मिलकर हमारा कार्बनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में हमारा कार्बनिक एसिड बना लेते हैं H2CO3। अब ये क्या करता है, ये हमारा जो H2CO3 है ये हमारा फर्दर डिसोशिएट हो जाता है किसमें, HCO3- और H+ में। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, ये जो HCO3- है, ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारी सेल से जो है बाहर चला जाता है, ठीक है,
और इसके एक्सचेंज में क्या होता है कि हमारे सेल के अंदर Cl माइनस एंटर कर जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा HCO3 और Cl माइनस एक्सचेंजर हमारा एक पंप होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारा बाहर जाता है और Cl माइनस सेल के अंदर चला आता है। और यहाँ पे देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखो तो H2CO3 हमारा यहाँ पे H प्लस में भी ब्रेक हुआ था। अब ये H प्लस क्या होता है, यहाँ पे हमारा मेन आ जाता है H प्लस K प्लस ATPase पंप, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये H प्लस और K प्लस का यहाँ पे एक चैनल होता है, जिसकी वजह से होता क्या है, ये जो H प्लस है ये हमारे यहाँ पे सेल से जो है ल्यूमेन वाले एरिया में चला जाता है, और यहाँ पे इसके एक्सचेंज में क्या होता है कि हमारा K प्लस जो है सेल के अंदर एंटर कर जाता है। तो देखिए हमें मेनली यहाँ पे इस H प्लस से मतलब है, तो देखिए यहाँ से H प्लस एंटर गया, और देखिए ये जो Cl माइनस सेल के अंदर आ रहा था, तो यहाँ पे हम बनाना भूल गए, बना देंगे, ठीक है, कि यहाँ पे Cl माइनस भी क्या होता है, हमारा क्लोरीन चैनल की हेल्प से यहाँ पे ल्यूमेन में एंटर कर जाता है। अब ये H प्लस और ये Cl माइनस ये दोनों यहाँ पे एंटर कर चुके हैं, ठीक है। एंटर करने के बाद क्या होता है, ये दोनों मिलकर हमारा H प्लस और Cl माइनस मिलकर क्या बनाएंगे, HCl बना लेंगे, सिंपल है। तो इसी तरीके से देखिए अगर हम लोग देखें तो ये जो पंप है, ठीक है, ये पंप हमारा बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि यही हमारे H प्लस को लेके आ रहा है, और इसी पंप को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप, ठीक है। यहाँ पे ये होता क्या, वैसे तो हमारे ये H प्लस K प्लस ATPase एंजाइम होता है एक, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसी को बोलते हैं गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप, ठीक है, क्योंकि यही हमारे प्रोटॉन यानी कि H प्लस को यहाँ पे हमारे सेल से ल्यूमेन में लाता है, और यही H प्लस फर्दर जाके हमारा HCl का फॉर्मेशन कर देता है। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पे देखिए इसको चलाने के लिए हमारे बहुत सारी चीज़ें भी होती है, जैसे हमारा H2 रिसेप्टर होता है, ठीक है, हमारा M3 रिसेप्टर होता है, हमारा CCKB रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे, जैसे हमारा हिस्टामीन हो गया, ठीक है, गैस्ट्रिन हो गया, ये सारी चीज़ें बाइंड करती हैं, तो ये हमारा क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है। लेकिन हमें यहाँ पे उससे मतलब नहीं, हमें यहाँ पे मेन इस पंप से मतलब है। देखिए अगर हम लोग कुछ ऐसा कर दें कि ये जो पंप है यही काम करना बंद कर दे, यानी कि अगर हमारा H प्लस यहाँ से सेल से ल्यूमेन में जाए ही ना, तो यहाँ पे जब H प्लस जाएगा ही नहीं तो हमारे Cl माइनस से कंबाइन करेगा नहीं, तो यहाँ पे HCl बनेगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पे ऐसी दवाएं देते हैं जो कि हमारे इस प्रोटॉन पंप को ही इनहिबिट कर देती हैं, मतलब इसी को सीधे इसी पे अटैक कर देती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से होता क्या है, ये काम करना बंद कर देता है, और यहाँ पे हमारा जो एसिड का सिक्रेशन है वो काफ़ी कम हो जाता है। देखिए ये लेक्चर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग पिछला लेक्चर देख के ही देखिए, ताकि आप लोगों को ये और अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। बाकी तो वैसे समझ में आ गया होगा, कुछ खास है नहीं इसमें, सिंपल सी बात है, इस प्रोटॉन पंप को रोकना है हमें इन दवाओं की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखें लैंग्वेज वाइज, तो देखिए गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर द क्लास ऑफ ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल द गैस्ट्रिक एसिड। मतलब यहाँ पे वही है कि इसको हम लोग यूज करते हैं गैस्ट्रिक एसिड और अल्सर को कंट्रोल करने में, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारी क्या होती हैं, हमारे गैस्ट्रिक एसिड के बढ़ने से ही बढ़ती हैं, है ना। बाकी अगर हम लोग बात करें तो दे वर्क बाय इनहिबिटिंग, यानी कि ये क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देते हैं, और ये प्रोटॉन पंप होता क्या है, हमारे गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे HCl को सिक्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए जो द रिडक्शन इन एसिड कैन हेल्प मैनेज कंडीशन। अब देखिए जब हमारा एसिड में यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है तो इसकी वजह से हमारी बहुत सारी कंडीशंस ट्रीट हो सकती हैं, जैसे कि हमारा GERD गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है। उसके बाद पेप्टिक अल्सर तो सबसे मेजर हो ही जाता है। उसके बाद हमारा एक जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम होता है, इसमें भी हमारा एसिड का लेवल हमारी बॉडी में अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इन सभी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस दवा का यूज करते हैं, इन दवाओं का, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पे फिगर वाइज आप लोग समझिए, बाकी लैंग्वेज वाइज हम लोग देखें तो ये हमारे वर्क करते हैं बाई स्पेसिफिकली टारगेटिंग एंड इनहिबिटिंग, मतलब कि टारगेट करते हैं और इनहिबिट कर देते हैं प्रोटॉन पंप को, ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है H प्लस K प्लस ATPase एंजाइम। मतलब देखिए ये जो प्रोटॉन पंप है ये कुछ नहीं होता, ये हमारा H प्लस K प्लस एक्सचेंजर होता है, जिसको हम लोग H प्लस K प्लस ATPase एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जब हमारा ये प्रोटॉन पंप यानी कि इसी एंजाइम पे जब बाइंड होता है हमारी ये दवाएं, ठीक है, ये बाइंड हो जाती हैं इस पे, तो यहाँ पे करता क्या है, ये इसको इफेक्टिवली ब्लॉक कर देता है, ठीक है, टू एक्सचेंज पोटेशियम फॉर हाइड्रोजन आयंस, यानी कि इसकी जो एबिलिटी होती है H प्लस और K प्लस को एक्सचेंज करने की वो यहाँ पे खत्म हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। और यहाँ पे देखिए ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द इनहिबिशन ऑफ प्रोटॉन पंप इज इरिवर्सिबल, मतलब कि यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये जो दवाएं होती हैं हमारी ये ना इसको बिल्कुल इरिवर्सिबल बाइंड करती हैं, मतलब इसको एक बार इन्होंने खत्म कर दिया तो ये दोबारा नहीं बन सकता है, यानी कि दोबारा ये काम ही नहीं करेगा। तो देखिए मेन चीज़ होता क्या है कि अब एक बार जो प्रोटॉन पंप यहाँ पे इनहिबिट हो जाता है तो फिर जो हमारी बॉडी क्या करती है कि दूसरा प्रोटॉन पंप यहाँ पे सिंथेसाइज करती है, यानी कि न्यू प्रोटॉन पंप्स नीड्स टू बी सिंथेसाइज्ड बाय पैराइटल सेल्स टू रीस्टोर एसिड सेक्रेशन। यानी अब अगर हमारी बॉडी को दोबारा से एसिड बनाना है, ठीक है, तो हमारी पैराइटल सेल्स को दोबारा नए प्रोटॉन पंप बनाने होंगे, और जिसमें यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है, दैट कैन टेक सेवरल डेज। इसीलिए क्या होता है कि जो हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं इनका जो एक्शन होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है। क्यों लॉन्ग होता है? क्योंकि ये यहाँ पे पूरा इरिवर्सिबल बाइंड हो जाते हैं, मतलब ये यहाँ पे जिस प्रोटॉन पंप पे बाइंड होंगे उसको पूरी तरीके से इनहिबिट कर देंगे। तो अब अगर हमें HCl बनाना है हमारी बॉडी को तो नया प्रोटॉन पंप बनाना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसी वजह से ये काफ़ी टाइम तक यहाँ पे एसिड के प्रोडक्शन को रोकने का काम कर देते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा हमारा ये एसिड इनहिबिटर होते हैं, ठीक है।
ना अगर हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें तो मतलब हमें जो अपने सिलेबस में जो जिन दवाओं के बारे में पढ़ना है, तो देखिए वैसे अगर हम लोग थोड़ा सा और भी देखें तो ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं ये हमारी प्रो ड्रग होती हैं। अब प्रो ड्रग आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा कि ये हमारी ऐसी ड्रग होती है जो कि इनिशियली हमारी इनएक्टिव होती है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद यहाँ पे एक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही हाईली एसिडिक एनवायरमेंट में एक्टिव होता है। ठीक है, जो कि हमारे पैराइटल सेल्स के अंदर होता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर क्लासिफाइड। अब देखिए हमें जो है अपने सिलेबस में, ठीक है ध्यान से देखिए, हमें अपने सिलेबस में इन 4 ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो चारों ड्रग्स हैं इनका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम इसकी तरह होने वाला है। बस यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे आएंगे, चेंजेस हमारे यहाँ पे या तो एक्स वाली पोजीशन पे आएगा, या तो R1 वाली पोजीशन पे आएगा, या तो R2, या तो R3, या तो R4, यानी इन 5 पोजीशन पे चेंजेस आएंगे और हमारा बाकी सेम स्ट्रक्चर यही रहेगा। तो देखिए ओमेप्राजोल की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को जो है एक्स की जगह हमारा CH, देखो इन सभी में एक्स की जगह आप लोग को CH देखने को मिलेगा इन सारी ड्रग्स में, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, सिंपल सा देखो अभी समझ रहे हो ना। जैसे अगर हम लोग थोड़ा सा और समझें तो देखो जैसे ओमेप्राजोल की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या हो जा रहा है, एक्स की जगह CH, तो यहाँ पे देखो ये ओमेप्राजोल का स्ट्रक्चर है तो एक्स की जगह देखो CH आ गया। ठीक है, ये CH हो गया तो यहाँ पे नॉर्मल सा बॉन्ड बन गया। और यहाँ पे देखो R1 की जगह ओमेप्राजोल में क्या है OCH3, तो देखो R1 की जगह OCH3 आ गया है ना। उसके बाद देखो R2 की जगह क्या है CH3, तो देखो R2 की जगह CH3 आ गया। उसके बाद देखो R3 की जगह क्या है हमारा CH3, तो देखो यहाँ पे OR3 यानी OCH3 आ गया। ठीक है, और उसके बाद फाइनली R4 की जगह भी CH3 है तो यहाँ पे भी देखो CH3 आ गया। यानी कि ये हमारी जो चारों ड्रग्स हैं इनमें हम लोग यहाँ पे सिर्फ जो है X, R1, R2, R3, R4 पोजीशन पे चेंजेस करेंगे और हमें यहाँ पे सभी ड्रग्स के स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, और जो चेंजेस होंगे वो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि यहाँ पे ये कोई भी स्टार वाली ड्रग्स नहीं है, यानी इनकी हमें यहाँ पे सिंथेसिस वगैरह भी नहीं पढ़नी है, बस हमें यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा सा याद कर लेना है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ओमेप्राजोल हमारी वो मेडिकेशन होती है जो कि हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की क्लास से बिलोंग करती है। उसके बाद ये बहुत ही पावरफुल इनहिबिटर होता है गैस्ट्रिक एसिड का, जो कि हमारे एचसीएल सेक्रेशन को पूरी तरह से इनहिबिट कर देता है। ठीक है, बोथ रेस्टिंग एज वेल एज फूड स्टिमुलेटेड, यानी कि जैसे देखो HCl सेक्रेशन तो भाई जैसे रेस्टिंग स्टेज में भी होता है ना, जब हम लोग कुछ नहीं खाते हैं, और जब आप लोग को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि जब आप लोग कुछ खाते हो तो एसिड और बनने लगता है। ठीक है, तो फूड स्टिमुलेटेड एसिड सेक्रेशन को भी ये इनहिबिट करती हैं और रेस्टिंग स्टेज के भी एसिड सेक्रेशन को इनहिबिट करती हैं। बाकी स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे इसका कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए वही है कि ओमेप्राजोल हमारा एक सेलेक्टिवली और इरिवर्सिबल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, यानी कि ये हमारा जो है सिलेक्टिवली इसी पे जाके बाइंड होता है और इरिवर्सिबल इनहिबिट करता है, यानी एक बार इनहिबिट कर दिया तो ये दोबारा काम नहीं करता है। बाकी इट सप्रेसेस द गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन। ठीक है, मतलब वही है कि H+K+ एटीपेज पंप को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद यहाँ पे बाई एक्टिंग स्पेसिफिकली, मतलब वही है कि ब्लॉक कर देता है। उसके बाद यहाँ पे फाइनल स्टेप इन एसिड प्रोडक्शन एंड रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिडिटी। ठीक है, तो देखिए वही है ना कि यही हमारा फाइनल स्टेप होता है, तो इसी को रिड्यूस कर देता है। बाकी यूजेस की बात करें तो हमारा जैसे GERD हो गया, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज हो गई। ठीक है, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर हो गया, हार्टबर्न हो गया, और इरोसिव जो है इसोफेगैटिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारा गैस्ट्रिक एसिड कभी कभी ऊपर की तरफ उछाल मारने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो इसोफेगस है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो उसको भी ट्रीट करने में हमारा ये यूज होता है। ठीक है, नाउ सेकंड ड्रग की बात करें तो हमारे आ जाते हैं लेंजोप्राजोल। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारी जो है एक बेंजीमिडाजोल की हमारी सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये देखो ये इतना स्ट्रक्चर हमारा बेंजीमिडाजोल का स्ट्रक्चर होता है, तो इसी का सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म होती है। उसके बाद यहाँ पे प्रोड्रग होती है। ठीक है, और सेलेक्टिव और रिवर्सिबल ये भी होती है। उसके बाद यहाँ पे वही है कि स्टमक के एसिड को प्रिवेंट करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल यहाँ पे सेम रहने वाला है, वही हमारा H+K+ एटीपेज पंप को यहाँ पे इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे एसिड प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। बाकी इसकी बायोअवेलेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है ओरल, ठीक है, ओरल रूट से, और उसके बाद इसका एक्शन भी काफ़ी फास्टर होता है और इसका टी-हाफ भी ओमेप्राजोल के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ना यूजेस की बात करें तो यूजेस हमारा जैसे वही है कि हमारे एसिड रिफ्लक्स डिसऑर्डर, रिफ्लक्स मतलब वही जो ऊपर की तरफ जब एसिड उछाल मारता है, जैसे GERD हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमारे नसेट्स इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक अल्सर्स। तो देखिए अगर आप लोगों ने अल्सर थोड़ा अच्छे से पढ़ा है तो आप लोग को पता होगा कि अल्सर में हमारा जो है नसेट्स यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, ये भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं। इसका एग्जांपल हमारा पैरासीटामॉल हो जाता है। इसको आप लोग को इस बार पढ़ना भी है काफ़ी अच्छे से, तो हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे हार्ट बर्न के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने रैबेप्राजोल के बारे में तो देखिए रैबेप्राजोल हमारी यहाँ पे एक एंटी अल्सर ड्रग होती है और वही सिंपल इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही होगा, H+K+ को ब्लॉक कर देगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन यहाँ पे लिवर से मेटाबोलाइज हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाती है।
स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये हमारी गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को इनिबिट कर देती है, सप्रेस कर देती है, ठीक है, बाई इनिबिटिंग H+K+ एटीपीएच पंप। और उसके बाद वही है कि इसका यूज हमारा GERD हो गया, और उसके बाद सीवियर इरोसिव इसोफेगाइटिस, ठीक है, वही हमारा इसोफेगस का जो भी इन्फेक्शन वगैरह होता है, ठीक है, और जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम, वही जिसमें हमारा एसिड बढ़ जाता है, और ड्यूडनल अल्सर। तो इन सभी के ट्रीटमेंट में यहाँ पे इसका यूज होता है। नाउ फाइनली हम लोग बात करें अपने लास्ट ड्रग के बारे में, तो यहाँ पे आ जाती है हमारी पेंटोप्राजोल। तो देखिए ये भी हमारी एक टाइप की प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है, बिल्कुल ओमेप्राजोल के सिमिलर होती है। उसके बाद यहाँ पे वही है कि हमारा एसिड प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देती है, और बहुत सारे यहाँ पे कंडीशंस जिसमें हमारा एक्सेज स्टमक एसिड प्रोड्यूस होता है उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। स्ट्रक्चर हमारा इसका कुछ इस तरीके से हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारा यहाँ पे वही है कि यहाँ पे हमारा जो है प्रोटॉन पंप को यहाँ पे इनिबिट कर देती है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को यहाँ पे इनिबिट हो जाता है। देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे फास्ट चल रहे हैं क्योंकि सेम है, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, इसमें कुछ खास मतलब अलग नहीं देखने को मिल रहा है। आप लोग भी समझ रहे होगे, ठीक है, मतलब आप ये मत समझो कि हम लोग बहुत तेज चल रहे हैं, क्योंकि सेम ही है, मतलब इसमें कुछ अलग है ही नहीं। जैसे इसमें भी वही आ जाता है कि ट्रीटमेंट ऑफ GERD, जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम, उसके बाद इरोसिव इसोफेगाइटिस, ठीक है, तो इन सभी के यहाँ पे ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। तो ये था हमारे यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री के यूनिट 1 का पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे बात की अपने एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स और गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के बारे में। बाकी देखिए अब स्क्रीन पे आप लोग को 4 MCQs यहाँ पे दिख रहे हैं, इन चारों का आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है, और इसका जो आंसर होगा वो हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोग को बता देंगे। बट अभी के लिए आप लोग को इसका आंसर जरूर कमेंट करना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखी, अच्छे से समझा है, तो इसका आंसर आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो आप यहाँ पे लाइक कर सकते हैं, बाकी कमेंट भी जरूर करिएगा, और बाकी यहाँ पर अपने बैचमेट्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।